एंड वेलकम बैक टू एग्जाम ज्यूरिस। आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 दैट इज आईबीसी। अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है देन प्लीज़ डू ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी सो दैट यू कैन रिसीव द अपडेट्स एंड पीडीएफ ऑफ द वीडियो। ऑल्सो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल सो दैट यू कैन रिसीव मोर सच अपडेट्स। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, सो जो पार्ट 1 है आईबीसी का डेट डील्स विद प्रीलिमिनरी एंड जो पार्ट 2 है डेट डील्स विद कॉर्पोरेट पर्सन्स। तो हम ये दो पार्ट डिटेल में कवर करने वाले हैं। सेक्शन नंबर 1 कवर्स एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट। सेक्शन 1 के हिसाब से जो शॉर्ट टाइटल होने वाला है एक्ट का वो क्या है, द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016। सो दिस इज अ कोड, इट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ इंडिया। द कोड केम इनटू फोर्स थ्रू वेरियस नोटिफिकेशंस फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट। प्रोविजंस और नोटिफाइड इन फेजेस स्टार्टिंग फ्रॉम अगस्त 2016। इसको फेजेस में इम्प्लीमेंट किया गया। अभी पार्ट 3 जो है अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। सेक्शन नंबर 2 एप्लीकेशन ऑफ आईबीसी। अब आईबीसी जो है किन किन पर अप्लाई करता है, लेट अस अंडरस्टैंड इट। पहला, कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनीज एक्ट 2013 और प्रीवियस लॉ। वो कंपनीज जो कंपनीज एक्ट 2013 में इनकॉर्पोरेट हुई है या फिर जो कंपनीज एक्ट 2013 से पहले के लॉज थे अगर उनमें भी इनकॉर्पोरेट हुई है तो आईबीसी अप्लाई करेगा। नाउ इसका मतलब क्या हुआ, जो कंपनी आईबीसी है वो सभी कंपनीज पे अप्लाई करता है। इट मे बी अ प्राइवेट कंपनी, इट मे बी अ पब्लिक कंपनी और इट मे बी अ स्मॉल कंपनी, सब पर अप्लाई करेगा। देन स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस गवर्न्ड बाय स्पेशल एक्ट्स। वो कंपनीज जो किसी स्पेशल एक्ट के अंदर बनी है उन पर भी आईबीसी अप्लाई करेगा अनलेस एंड अनटिल उन स्पेसिफिक एक्ट से आईबीसी कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रहा है। एलएलपीज इनकॉर्पोरेटेड अंडर द एलएलपी एक्ट 2018, एलएलपीज पर भी अप्लाई करेगा। पर्सनल गारंटर्स टू कॉर्पोरेट डेटर्स पर भी अप्लाई करेगा। नाउ व्हाट आर पर्सनल गारंटर्स टू कॉर्पोरेट डेटर्स, लेट अस अंडरस्टैंड इट। एक कंपनी है XYZ लिमिटेड एंड इसने एक बैंक से लोन लिया। बैंक से क्या लिया? बैंक से लिया लोन। अब इसका एक डायरेक्टर है X इज द डायरेक्टर एंड ये क्या करता है, ये गारंटी करता है, ये गारंटी देता है, ये गारंटर बनता है ऑन बिहाफ ऑफ XYZ लिमिटेड दैट XYZ विल रीपे योर लोन। तो अब जो ये गारंटर है X, ही इज द पर्सनल गारंटर। इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे पर्सनल गारंटर। देन पार्टनरशिप्स एंड इंडिविजुअल, पार्टनरशिप फर्म्स एंड प्रोप्राइटरशिप्स पर भी आईबीसी अप्लाई करेगा। सो इन टोटल 5 कैटेगरीज हैं जिन पर आईबीसी अप्लाई होता है। नेक्स्ट, लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस। बोर्ड का मतलब क्या है? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 3 क्लोज 1, द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश्ड अंडर सेक्शन 188 का मतलब क्या होगा? बोर्ड होगा। ठीक है, तो जहां भी बोर्ड की बात होगी, बोर्ड का मतलब है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। अब इसके अकॉर्डिंग जो आईबीबीआई है ना, ये होता है रेगुलेटर अंडर आईबीसी। ठीक है, जैसे शेयर मार्केट के लिए आपका सेबी होता है, बैंक्स के लिए आरआरबी होता है, वैसे ही इंसॉल्वेंसी प्रोसेस के लिए होता है आपका आईबीबीआई। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। नेक्स्ट, सेक्शन 3 क्लोज 4 चार्ज। अब चार्ज क्या होता है? चार्ज का मतलब होता है कई इंटरेस्ट या लियन जो प्रॉपर्टी पर क्रिएट किया गया है एज अ सिक्योरिटी। ठीक है, एज अ सिक्योरिटी आप कोई इंटरेस्ट या लियन क्रिएट कर रहे हो अगर प्रॉपर्टी पे, तो उसको बोलते हैं हम चार्ज। एंड इंटरेस्ट और लियन क्रिएटेड ऑन प्रॉपर्टी एज सिक्योरिटी इंक्लूडिंग मोर्टगेज, एंड इसमें मोर्टगेज भी इंक्लूड होगा। अब इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू अगर हम समझें तो मान लीजिए यू हैव अ फैक्ट्री, ठीक है, एंड आप इस फैक्ट्री के पेपर्स आप लोन के लिए मोर्टगेज कर देते हो विद अ बैंक। Now what have you done? By submitting your papers with the bank, you have created a charge upon your factory. अब क्लेम क्या है? क्लेम में आएगा आपका राइट टू पेमेंट,
and right to remedy for breach. राइट टू पेमेंट का मतलब क्या है? राइट टू पेमेंट लेने का मतलब पेमेंट लेने का आपका राइट, वो फिक्स भी हो सकता है, वो डिस्प्यूटेड भी हो सकता है, या फिर एक लीगल डिक्री कोर्ट ऑर्डर भी हो सकता है। एंड राइट टू रेमेडी फॉर ब्रीच भी क्लेम में इंक्लूड होता है। अगर किसी ने कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच किया है एंड यू आर आस्किंग फॉर कंपनसेशन फॉर इट, सो दिस इज ऑल्सो अ क्लेम। नेक्स्ट, डेट, सेक्शन 2 क्लोज 11। डेट वो लाइबिलिटी है जो किसी क्लेम की वजह से बनती है। इसमें फाइनेंशियल डेट एंड ऑपरेशनल डेट दोनों इंक्लूड होते हैं। अ लाइबिलिटी और ऑब्लिगेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ अ क्लेम विच इज ड्यू फ्रॉम एनी पर्सन। फिर डिफॉल्ट, सेक्शन 3 क्लोज 12। डिफॉल्ट कब अराइज होता है? जब आप डेट को पे नहीं करते हो। नॉन पेमेंट ऑफ डेट को हम क्या बोलेंगे? डिफॉल्ट। अब ये डिफॉल्ट जो होता है होल भी हो सकता है या फिर पार्ट भी हो सकता है, ठीक है। या तो आपने पूरी पेमेंट रीपे नहीं करी या फिर आपने पार्ट पेमेंट नहीं करी है, वो भी क्या होगा? डिफॉल्ट होगा। देन क्रेडिटर, सेक्शन 3 क्लोज 10। क्रेडिटर का मतलब क्या है? एनी पर्सन टू हुम डेट इज ओड। जिसको डेट आपको रीपे करनी है वो क्या होगा? क्रेडिटर होगा। इसमें फाइनेंशियल क्रेडिटर, ऑपरेशनल क्रेडिटर और सिक्योर्ड क्रेडिटर सब आते हैं। नेक्स्ट, मूविंग ऑन टू पार्ट 2, कॉर्पोरेट पर्संस। थ्रेशोल्ड ऑफ डिफॉल्ट क्या होगा? सेक्शन 4 में दिया है। सेक्शन 4 जो है ना, वो आपको ये बताता है कि अगर आपको एनसीएलटी को अप्रोच करना है डिफॉल्ट के केस में, तो मिनिमम डिफॉल्ट कितना होना चाहिए? मिनिमम डिफॉल्ट कितना होना चाहिए कि आप एनसीएलटी को अप्रोच कर सको? तो ओरिजिनली जो इसकी लिमिट थी, ओरिजिनली 1 लाख रुपीज़ थी, लेकिन मार्च 2020 में इसको बढ़ा के कर दिया गया 1 CR। अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर डिफॉल्ट 1 करोड़ से कम है तो आप सेक्शंस 7, 9 एंड 10 के अंदर एप्लीकेशन नहीं फाइल कर सकते हो विद एनसीएलटी। एक चीज इस पे याद रखना है कि ये जो सेक्शन 4 की 1 करोड़ की लिमिट है वो अप्लाई करती है सिर्फ कॉर्पोरेट डेटर्स पर, सिर्फ कॉर्पोरेट डेटर्स पर। यानी कि कॉर्पोरेट डेटर्स कौन होते हैं? कॉर्पोरेट डेटर्स में इंक्लूड होता है आपका कंपनीज एंड एलएलपीज। ये सिर्फ इन पर अप्लाई करेगा। अगर इंडिविजुअल्स है तो इंडिविजुअल्स के लिए रूल्स अलग है जो पार्ट 3 रेगुलेट करता है। अगर आपकी लिमिट 1 करोड़ से कम है तो आप क्या कर सकते हो? तो आप सिविल सूट फाइल करोगे, ठीक है। यू विल अप्रोच दी सिविल कोर्ट और आप सिविल सूट फाइल करोगे रिकवरी ऑफ मनी के लिए। एप्लीकेशन ऑफ पार्ट 2, दिस पार्ट अप्लाइज टू मैटर्स रिलेटिंग टू इंसॉल्वेंसी एंड लिक्विडेशन ऑफ कॉर्पोरेट डेटर्स। द मिनिमम थ्रेशोल्ड वाज इंक्रीज फ्रॉम 1 लाख टू 1 करोड़ बाय नोटिफिकेशन इन मार्च 2020। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स देख लेते हैं। सेक्शन नंबर 5, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी का मतलब क्या है? पार्ट 2 के लिए एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी क्या है? एनसीएलटी। यानी कि अगर कोई डिफॉल्ट अराइज होता है बाय कॉर्पोरेट डेटर्स तो उसको एडजुडिकेट कौन करेगा? उसको एडजुडिकेट करेंगे एनसीएलटी। कॉर्पोरेट डेटर कौन होता है? कॉर्पोरेट डेटर को अगर हम सिंपल टर्म्स में समझे तो वो कंपनी या वो एलएलपी जिसने डेट ली है एंड डिफॉल्ट कमिट किया है, ठीक है। डेट लिया है एंड डिफॉल्ट कमिट किया है, उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे हम कॉर्पोरेट डेटर। मीन्स अ कॉर्पोरेट पर्सन हु ओज अ डेट टू एनी पर्सन, ठीक है। जिसने डेट लिया है उसको हम क्या बोलेंगे? कॉर्पोरेट डेटर। नेक्स्ट, फाइनेंशियल वर्सेस ऑपरेशनल डेट में क्या डिफरेंस है? फाइनेंशियल डेट इज द डेट डिसबर्स्ड अगेंस्ट द कंसिडरेशन फॉर द टाइम वैल्यू ऑफ मनी। ये इंपॉर्टेंट है। इंक्लूड्स मनी बोरोड अगेंस्ट इंटरेस्ट, बॉन्ड, डिवेंचर्स एंड रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स, अलॉटीज। अब इसका एक कीवर्ड हमें याद रखना है, वो है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। यानी कि इसमें आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट आपने लिया है, जो आपने प्रिंसिपल अमाउंट लिया है उस पे लगता है इंटरेस्ट। और इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को हम बोलते हैं फाइनेंशियल डेट। नेक्स्ट, ऑपरेशनल डेट क्या है? ऑपरेशनल डेट जो है वो अप्लाई करती है गुड्स एंड सर्विसेज के बदले, ठीक है। इसमें कौन कौन सी कैटेगरीज इंक्लूड होती है? इसमें इंक्लूड होता है आपके गुड्स सप्लाइड, सर्विसेज प्रोवाइडेड, एम्प्लॉयमेंट, गवर्नमेंट ड्यूज।
अगर किसी ने गुड्स सप्लाई किए हैं या अपनी सर्विसेज रेंडर की है या कोई आपका एम्प्लॉई है, अगर वो आपको अपनी ये सर्विसेज प्रोवाइड करता है एंड उसके बदले में आप उनको पेमेंट नहीं करते हो, तो आप क्या वो करते हो, आप करते हो ऑपरेशनल डेट। अ क्लेम इन रिस्पेक्ट ऑफ द प्रोविजंस ऑफ गुड्स और सर्विसेज इंक्लूडिंग एम्प्लॉयमेंट। अगर एग्जाम्पल के थ्रू समझे, एक पर्सन एक्स है, ये डिलीवर करता है कंपनी को, एक कंपनी है YZ करके, ठीक है, इसको डिलीवर करता है गुड्स, रॉ मटेरियल से फॉर एग्जांपल वो वुड डिलीवर करता है YZ कंपनी को, एंड YZ कंपनी को इसको देने हैं 1 करोड़ रुपए, बट YZ कंपनी डजंट पे इट। तो इस केस में क्या होगा, YZ कंपनी को करती है क्या, ऑपरेशनल डेट। ठीक है, इट ऑल्सो इंक्लूड्स गवर्नमेंट ड्यूज, includes a debt in respect of payment of dues arising under any law and payable to any central or state government or local authority. Next, initiation dates. इनिशिएशन डेट क्या होगी, इनिशिएशन डेट ऑफ CIRP क्या होगी, याद रखना जिस दिन आपने NCLT में एप्लीकेशन लगाई, जिस दिन आपने NCLT में एप्लीकेशन लगाई वो होगी इनिशिएशन डेट ऑफ CIRP, इनिशिएशन डेट, लेकिन कमेंसमेंट डेट नहीं है। इस दिन आपने इनिशिएट कर दिया है पहली बार CIRP का प्रोसेस। कमेंस कब होगी, कमेंस कब होगा CIRP, असल में कमेंस तब होता है जब NCLT इस एप्लीकेशन को क्या कर लेगी, NCLT इस एप्लीकेशन को कर लेगी एक्सेप्ट, एडमिट। ठीक है, एडमिशन ये काफी बार MCQ में पूछा जाता है कि कमेंसमेंट डेट क्या होगी, तो कमेंसमेंट डेट होगी डेट ऑफ एडमिशन of an application for initiating CIRP by the adjudicating authority. Adjudicating authority यहाँ पे कौन है, NCLT। लिक्विडेशन डेट, लिक्विडेशन डेट कौन सी है, the date on which proceedings for liquidation commence under section 33 और 59। जिस दिन आपकी लिक्विडेशन की प्रोसीडिंग्स कमेंस होती है उसको बोलते हैं लिक्विडेशन डेट। Now moving forward to chapter 2 CIRP। अब नाउ बिफोर बिगिनिंग विथ चैप्टर 2 मैं आपको एक बर्ड्स आई व्यू दे देती हूँ कि IBC का जो प्रोसेस है वो कैसे चलता है। देखो, सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले होता है डिफॉल्ट। डिफॉल्ट सबसे पहले क्या होगा, एक कॉर्पोरेट डेटर होगा, एक कॉर्पोरेट डेटर होगा। कॉर्पोरेट डेटर में कौन कौन इंक्लूड होता है, कंपनी इंक्लूड होती है प्लस LLP इंक्लूड होती है। ये क्या करेंगे, ये डिफॉल्ट कमिट करेंगे। डिफॉल्ट की वैल्यू क्या रहनी चाहिए, मिनिमम 1 CR, मिनिमम 1 CR। अब जब डिफॉल्ट कमिट हो गया है तो अब क्या होगा, जो आपका फाइनेंशियल क्रेडिटर है या फिर जो ऑपरेशनल क्रेडिटर है वो NCLT में एप्लीकेशन फाइल करेंगे। NCLT अगर सेटिस्फाई होगी क्लेम से तो ये इसको एडमिट कर लेगी एप्लीकेशन को, एंड इसी दिन से अब क्या होगा, इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट हो जाएगी। ठीक है, इसी दिन से जो इंसॉल्वेंसी है वो कमेंस हो जाएगी, तो इट इज इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट। अब जब ये हो गया, जैसे ही एडमिशन हुआ, जैसे ही एडमिशन हुआ तो अब मोरेटोरियम डिक्लेयर होता है, मोरेटोरियम डिक्लेयर होता है। इस मोरेटोरियम का मतलब क्या होता है कि अब आप कंपनी के अगेंस्ट में कोई भी न्यू केस फाइल नहीं कर सकते हो, रिकवरी प्रोसीडिंग्स नहीं चला सकते हो। अब इसके बाद क्या होता है, मोरेटोरियम डिक्लेयर हो गया, अब NCLT एक इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल अपॉइंट करती है, इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल अपॉइंट करती है। अब इस इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल के पास क्या होता है, कंपनी का कंट्रोल आ जाता है, कंपनी का कंट्रोल आ जाता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स सस्पेंड हो जाते हैं, एंड अब कंपनी को कौन चलाता है, IRP चलाता है। अब इसके बाद क्या होता है, जैसे ही IRP अपॉइंट होता है ये करता है क्लेम्स को कलेक्ट, क्लेम्स को कलेक्ट करता है, किससे, जितने भी डेटर्स हैं उनसे क्लेम्स कलेक्ट करता है कि आपके क्या क्या डेट्स हैं आप हमें बता दीजिए। क्लेम्स कलेक्ट करने के बाद अब IRP फॉर्म करता है कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स, कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स। जनरली ये जो कंपनी ऑफ क्रेडिटर्स है इसमें सिर्फ फाइनेंशियल क्रेडिटर्स इंक्लूड होते हैं, ऑपरेशनल क्रेडिटर्स इंक्लूड नहीं होते, ये जनरल रूल है, अभी तक के लिए इतना समझ लो।
अब COC जो है, कंपनी ऑफ क्रेडिटर्स, ये डिसाइड करती है कि इनको कोई रेजोल्यूशन अप्रूव करना है या उनको डिसअप्रूव करना है. दिस इज द होल प्रोसेस ऑफ IBC. Now moving forward with section number 6, initiating CIRP. यानी कि कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस जो है कौन इनिशिएट कर सकता है. तो पहला है फाइनेंशियल क्रेडिटर्स अंडर सेक्शन 7. फाइनेंशियल क्रेडिटर्स अप्रोच कर सकते हैं NCLT को अंडर सेक्शन 7. फाइनेंशियल क्रेडिटर्स जैसे कि बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस. ऑपरेशनल क्रेडिटर्स अंडर सेक्शन 8 एंड 9, जैसे आपके सप्लायर्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ हैं. लेकिन इनके लिए रूल थोड़ा अलग होता है. ठीक है, फाइनेंशियल क्रेडिटर अलग तरीके से अप्रोच करता है, ऑपरेशनल क्रेडिटर अलग तरीके से अप्रोच करता है. इनकी रिक्वायरमेंट्स अलग है CIRP इनिशिएट करने की. वी विल सी इट लेटर. देन कॉर्पोरेट डेटर. कॉर्पोरेट डेटर अप्रोच करता है अंडर सेक्शन 10. ये क्या है? ये है कि कंपनी खुद अपनी इंसॉल्वेंसी के लिए अप्लाई कर सकती है अगर उसको लगता है कि वो डेट रीपे नहीं कर पाएगी एंड रेजोल्यूशन की नेसेसिटी है. ठीक है, और इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को हम बोलते हैं वॉलंटरी इनिशिएशन. नाउ लेट अस सी द होल प्रोसेस. सेक्शन नंबर 7 टेल्स कि फाइनेंशियल क्रेडिटर जब फाइल करेगा एप्लीकेशन विद NCLT तो उसका प्रोसेस क्या रहने वाला है. अब जब फाइनेंशियल क्रेडिटर अप्लाई करेगा NCLT को, तो या तो फाइनेंशियल क्रेडिटर अलोन अप्रोच कर सकता है NCLT को, या फिर अदर क्रेडिटर के साथ मिलकर अप्रोच कर सकता है NCLT को, या तो सिंगल हैंडेडली या फिर औरों के साथ मिलकर. फायदा क्या होता है? से फॉर एग्जांपल एक फाइनेंशियल क्रेडिटर है, उसका जो लोन है वो सिर्फ 10 लाख रुपीज का है. अंडर IBC वो अप्रोच नहीं कर सकता NCLT को, लेकिन जो अदर फाइनेंशियल क्रेडिटर्स हैं उनके साथ मिलके उसका जो थ्रेशोल्ड है वो 1 करोड़ से एक्सीड कर रहा है, तो नाउ ही कैन अप्रोच NCLT. दे टुगेदर कैन अप्रोच NCLT. अब ये जो फाइनेंशियल क्रेडिटर है इसको ये प्रूव करना होगा NCLT को कि देयर हैज बीन अ डिफॉल्ट. इसके लिए वो क्या प्रूव देगा? वो प्रूव देगा इंफॉर्मेशन यूटिलिटी से, इंफॉर्मेशन यूटिलिटी के रिकॉर्ड से, या फिर बैंक स्टेटमेंट. एंड अकॉर्डिंग टू सेक्शन 7 जब ये एप्लीकेशन फाइल करेगा फाइनेंशियल क्रेडिटर, इसके साथ साथ ये मैंडेटरी है कि ये IRP का नेम भी सजेस्ट करे, इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोफेशनल का नाम भी सजेस्ट करे. इट इज मैंडेटरी फॉर फाइनेंशियल क्रेडिटर. Financial creditor may file application either by itself or jointly. Must furnish record of default with information utility or other evidence. Must propose an IRP. नेक्स्ट आप ज्वाइंट एप्लीकेशन भी लगा सकते हो. वी हैव डिस्कस्ड इट. लेकिन अब इसमें एक और चीज याद रखनी है कि अगर आप रियल एस्टेट अलॉटीज हैं, यानी कि अगर आप होम बायर्स हैं, आपने किसी रियल एस्टेट में पैसा लगाया है अलॉटमेंट के लिए, आप होम बायर है, आप होम खरीदना चाहते हो, तो आप इंडिविजुअली अप्रोच नहीं कर सकते हो अंडर IBC टू NCLT. इसमें आपके लिए मैंडेटरी है कि आप ज्वाइंट एप्लीकेशन लगाओ. या फिर इफ यू आर पार्ट ऑफ क्लास ऑफ क्रेडिटर्स, तो उस केस में भी आपको क्या करना पड़ेगा? उस केस में भी आपको ज्वाइंट एप्लीकेशन लगानी होगी. दिस इज मैंडेटरी. 2 केस में, एक रियल एस्टेट अलॉटीज, दूसरा क्लास ऑफ क्रेडिटर्स. इन दोनों केसेस में मैंडेटरी है कि आप ज्वाइंट एप्लीकेशन लगाओगे. अब इसमें क्या थ्रेशोल्ड है? इसमें यह है कि मिनिमम 100 अलॉटीज, या फिर क्लास ऑफ क्रेडिटर्स के केस में मिनिमम 100 क्रेडिटर्स, या फिर 10% ऑफ टोटल अलॉटीज, 10% ऑफ टोटल अलॉटीज और 10% ऑफ क्रेडिटर्स. इसमें से जो भी लेस होगा वो ये अप्लाई कर जाएगा. राइट. फॉर अलॉटीज अंडर रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स और क्रेडिटर्स इन क्लास, एप्लीकेशन मस्ट बी फाइल्ड जॉइंटली बाय नॉट लेस देन, यहाँ पे जॉइंटली ही फाइल करोगे, not less than 100 of such creditors or 10% of total number of such creditors in the same class whichever is less. Next, जब एप्लीकेशन NCLT के पास पहुंचती है तो आगे क्या होगा? आगे होगा वेरिफिकेशन. NCLT के पास 14 डेज का टाइम होता है
ये चेक करने के लिए कि डिफ़ॉल्ट असल में कमिट हुआ है या नहीं कमिट हुआ है। अगर डिफ़ॉल्ट प्रूव हो जाता है एप्लीकेशन कंप्लीट है, डिफ़ॉल्ट प्रूव हो जाता है एप्लीकेशन जो है वो कंप्लीट है, तो एनसीएलटी अब क्या करेगी, एनसीएलटी इस एप्लीकेशन को कर लेगी एडमिट। लेकिन अगर एप्लीकेशन इनकम्प्लीट है, अगर एप्लीकेशन इनकम्प्लीट है तो एनसीएलटी उसको प्राइमा फेसी रिजेक्ट नहीं करेगी। अब वो क्रेडिटर को 7 डेज का टाइम देगी कि जो भी आपके डिफ़ॉल्ट है एप्लीकेशन में, जो भी आपको करेक्शंस करनी है आप करेक्शंस कर लो अपनी एप्लीकेशन में। 7 डेज का टाइम दिया जाता है टू रेक्टिफाई इट। अब जिस दिन एनसीएलटी एप्लीकेशन को एडमिट कर लेती है, इसी को हम क्या बोलते हैं, इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट। इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट यहाँ से शुरू हो जाती है। अब जो कंट्रोल है कंपनी का वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से हटके चला जाता है किसके पास, आईआरपी के पास। आईआरपी के पास ही कौन आए, आईआरपी जो कॉर्पोरेट पर्सन ने नोटिफाई किया था, जो क्रेडिटर ने, जो फाइनेंशियल क्रेडिटर ने अपनी एप्लीकेशन में जिसका नाम प्रपोज किया था, वो अब क्या बन जाता है, वो बन जाता है आईआरपी। अगर आईआरपी के अगेंस्ट में कोई प्रोसीडिंग्स नहीं चल रही है, आईआरपी प्रॉपरली अपॉइंट किया जा सकता है, तो जो क्रेडिटर ने बोला था वो आईआरपी बन जाता है। एंड अब आईआरपी जो है मैनेज करता है कंपनी के अफेयर्स को। अगर एनसीएलटी सेटिस्फाइड है ऑफ डिफॉल्ट और एप्लीकेशन कंप्लीट है, एडमिट कर लेगी। नो डिफॉल्ट और इनकम्प्लीट एप्लीकेशन है, रिजेक्ट कर देगी। अपॉर्चुनिटी टू रेक्टिफाई देना पड़ेगा बिफोर रिजेक्टिंग इट, 7 दिन का देना पड़ेगा। नेक्स्ट मूविंग ऑन टू ऑपरेशनल क्रेडिटर्स। ऑपरेशनल क्रेडिटर से डील करता है सेक्शंस 8 एंड 9। सेक्शन 8 जो है ना, दिस इज द मैंडेटरी प्री कंडीशन। दिस इज मैंडेटरी प्री कंडीशन। जब डिफॉल्ट कमिट होता है तो ऑपरेशनल क्रेडिटर एक डिमांड नोटिस भेजता है। डिमांड नोटिस किसको भेजेगा, डिमांड नोटिस भेजेगा कॉर्पोरेट डेटर को कि आपने ये डिफॉल्ट कमिट किया है, आपका इतना पैसा बनता है, आप हमें पैसा जो है वो वापस कर दो। अब कॉर्पोरेट डेटर के पास होता है 10 डेज का टाइम। 10 डेज का टाइम होता है कॉर्पोरेट डेटर के पास क्या करने के लिए, वो 2 चीजें कर सकता है। पहला, पेमेंट प्रूफ, वो ये दिखा दे कि पैसा वो पहले ही पे कर चुका है एंड उसका कोई डिफॉल्ट नहीं है। दूसरा, एग्जिस्टेंस ऑफ डिफॉल्ट, वो ये दिखा सकता है कि जो भी आपने काम किया है, जो भी आपने अगर गुड्स सप्लाई किए हैं या फिर आपने अगर कोई सर्विस रेंडर की है तो उसमें कोई डिफेक्ट था, या फिर पेमेंट को लेके ऑलरेडी कोई लीगल डिस्प्यूट चल रहा है, तो इस केस में क्या होगा, ये 2 चीज़ें वो प्रूव कर सकता है, रिप्लाई कर सकता है टू द डिमांड नोटिस। एक चीज़ इसमें याद रखना, अगर एग्जिस्टेंस ऑफ डिस्प्यूट पहले से ही है, अगर कॉर्पोरेट डेटर ने नोटिस से पहले ही कोई डिस्प्यूट रेज किया हुआ है, यानी कि प्री एग्जिस्टिंग डिस्प्यूट अगर चल रहा है किसी कोर्ट में, ठीक है, बिटवीन द ऑपरेशनल क्रेडिटर एंड कॉर्पोरेट डेटर, तो उस केस में आप आईबीसी में अप्रोच नहीं कर सकते हो। ऑपरेशनल क्रेडिटर मस्ट डिलीवर अ डिमांड नोटिस ऑफ अनपेड डेट, ये एक्स्ट्रा है, ठीक है, ये फाइनेंशियल क्रेडिटर डिमांड नोटिस नहीं भेजता है। कॉर्पोरेट डेटर मस्ट रिस्पॉन्ड विद इन 10 डेज, 10 दिन के अंदर रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा। कॉर्पोरेट डेटर मस्ट शो एग्जिस्टेंस ऑफ डिस्प्यूट और पेमेंट ऑफ डेट। नेक्स्ट सेक्शन नंबर 9, ऑपरेशनल क्रेडिटर एप्लीकेशन। अब सेक्शन 8 में क्या होता है, उन्होंने कोई रिप्लाई नहीं किया है या फिर डिस्प्यूट का कोई नोटिस नहीं आया है, तो उस केस में अब क्या करेगा, ऑपरेशनल क्रेडिटर फाइल करेगा एप्लीकेशन विद द एनसीएलटी। अब इसमें कैसे फाइल करेगा, ऑपरेशनल क्रेडिटर एक लगाएगा एफिडेविट। एफिडेविट में ऑपरेशनल क्रेडिटर बताएगा कि जो कॉर्पोरेट डेटर है इसने डिस्प्यूट का कोई नोटिस नहीं भेजा है, बैंक सर्टिफिकेट लगाएगा, अलोंग विद इट एक बैंक सर्टिफिकेट लगाएगा, ये प्रूव करने के लिए कि कोई भी पैसा
क्रेडिट नहीं हुआ, यानी कि पेमेंट आई नहीं है। नेक्स्ट IRP का अपॉइंटमेंट। अब इसके केस में ये याद रखना, जब हमने फाइनेंशियल क्रेडिटर के बारे में पढ़ा था, हमने ये पढ़ा था कि IRP का नेम सजेस्ट करना मैंडेटरी है फाइनेंशियल क्रेडिटर के लिए, लेकिन ऑपरेशनल क्रेडिटर के लिए IRP का जो नेम सजेस्ट करना है वो ऑप्शनल है, इट इज़ नॉट मैंडेटरी इन द केस ऑफ ऑपरेशनल क्रेडिटर। अब अगर OC नाम सजेस्ट नहीं करता IRP का तो क्या होगा, तो NCLT किसको IRP बनाएगी, तो इस केस में IRP का नाम का सजेशन लिया जाता है IBBI से, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया से नाम का सजेशन लिया जाता है। अब अगेन पूरा प्रोसेस इसके बाद सेम होता है जो फाइनेंशियल क्रेडिटर के केस में हुआ था। NCLT के पास 14 डेज का टाइम होता है टू रिव्यू एवरीथिंग। अगर एप्लीकेशन आपकी कंप्लीट है, डिफॉल्ट प्रूव हो जाता है, प्री एग्जिस्टिंग डिस्प्यूट अगर नहीं होता है और IRP के अगेंस्ट में कोई डिसिप्लिनरी एक्शन नहीं चल रहा है तो क्या कर लेंगे, एडमिट कर लेंगे। अगर डिस्प्यूट पहले से चल रहा है, पेमेंट हो चुकी है, तो क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। रिजेक्ट करने से पहले अगर एप्लीकेशन में कोई टेक्निकल डिफॉल्ट है तो रिजेक्ट होने से पहले 7 दिन का नोटिस आपको देना पड़ेगा कि आप इसको रेक्टिफाई कर लो। इफ नो पेमेंट और नोटिस ऑफ डिस्प्यूट इज रिसीव्ड विद इन 10 days, ऑपरेशनल क्रेडिटर में फाइल एन एप्लीकेशन फॉर CIRP इनिशिएशन। एफिडेविट मस्ट बी फाइल्ड स्टेटिंग नो नोटिस ऑफ डिस्प्यूट वॉज गिवन बाय कॉर्पोरेट डेटर। प्रोपोजिंग एन IRP इज ऑप्शनल फॉर ऑपरेशनल क्रेडिटर। ये काफ़ी बार MCQs में पूछा जाता है, डू टेक नोट ऑफ इट। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू सेक्शन नंबर 10, कॉर्पोरेट एप्लीकेंट। सेक्शन 10 बात करता है वॉलंटरी इनिशिएशन की। वॉलंटरी इनिशिएशन की जब कॉर्पोरेट डेटर को लगता है कि वो डिफॉल्ट कर चुका है, इट वुड बी बेटर कि वो रेजोल्यूशन की तरफ जाए, तो अब वो खुद अप्लाई कर सकता है फॉर CIRP। तो यहाँ पे सेक्शन 10 में CIRP कौन इनिशिएट कर सकता है, कॉर्पोरेट एप्लीकेंट। कॉर्पोरेट एप्लीकेंट कौन होता है, इसमें इंक्लूड होता है आपका कॉर्पोरेट डेटर यानी कि कंपनी या LLP खुद, कंपनी का कोई मेंबर या LLP के केस में पार्टनर जिसे ऑथोराइज किया गया हो, जिसको ऑथोराइज किया गया हो टू इनिशिएट द CIRP प्रोसेस, एंड वो पर्सन जो कंपनी का कंट्रोल या मैनेजमेंट संभाल रहा हो, ठीक है, जिसके कंट्रोल में या मैनेजमेंट में कंपनी हो, ये लोग कॉर्पोरेट एप्लीकेंट होते हैं। दे कैन अप्लाई फॉर CIRP। अब कंपनी CIRP, अगर कंपनी को CIRP के लिए जाना है तो उसको क्या प्री रिक्विजिट्स फॉलो करने होंगे, वो क्या है, कंपनी को अपने शेयर होल्डर्स की मीटिंग बुलानी पड़ेगी, ठीक है। दे विल हैव टू मैंडेटरीली कॉल्ड शेयर होल्डर्स मीटिंग। इस शेयर होल्डर्स मीटिंग में एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया जाएगा, यानी कि कम से कम 75% ऑफ मेंबर्स जो हैं वो वोट करेंगे इन फेवर ऑफ इनिशिएटिंग CIRP। अगर 75% का अप्रूवल मिल जाता है फॉर इनिशिएटिंग CIRP तो ही आप एप्लीकेशन फाइल कर पाओगे विद NCLT। अगर LLP है तो LLP के केस में कम से कम 3/4 मेंबर्स यानी कि 75% पार्टनर्स का अप्रूवल जरूरी है। अब जब ये कंपनी फाइल करती है एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 10 तो उसको क्या क्या सबमिट करना पड़ेगा, बुक्स ऑफ अकाउंट यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की कॉपी, प्रपोज्ड IRP, यहां पे भी IRP का नाम सजेस्ट करना मैंडेटरी है, एंड थर्ड स्पेशल रेजोल्यूशन की कॉपी। अब इसके बाद जब एप्लीकेशन फाइल हो जाती है तो NCLT का नाउ अगेन सेम चलेगा प्रोसेस जो आपका फाइनेंशियल क्रेडिटर के केस में चला एंड ऑपरेशनल क्रेडिटर के केस में चला। अगर डिफॉल्ट है, एप्लीकेशन कंप्लीट है स्पेशल रेजोल्यूशन के साथ, तो केस एडमिट हो जाएगा। अगर डिफॉल्ट नहीं है तो एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। अगेन रिजेक्शन से पहले 7 डेज का जो है रेक्टिफाई करने का नोटिस देना पड़ेगा। A corporate debtor who has committed a default can file for CIRP, requires special resolution passed by shareholders or 3/4 of partners. Now ineligible persons कौन है, यानी कि कौन CIRP के लिए अप्लाई नहीं कर सकता है। पहली एग्जिस्टिंग CIRP अगर चल रही है, वो कंपनी जिसका CIRP पहले से चल रहा है
वो अप्लाई नहीं कर सकती है अंडर सेक्शन 10। रिसेंट CIRP जिसने पिछले 12 महीनों में CIRP खत्म किया है, वो अब दोबारा से CIRP प्रोसेस में नहीं जा सकते हैं। वायलेशन ऑफ प्लान, जिसने पिछले 12 महीनों में किसी रेजोल्यूशन प्लान के टर्म्स को वायलेट किया है तो भी नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट लिक्विडेशन, जिसके अगेंस्ट लिक्विडेशन ऑर्डर पास हो चुका है वो भी CIRP के लिए फाइल नहीं कर सकता है। सो दीज आर दी 4 कैटेगरीज जो कि इनएलिजिबल है टू अप्लाई अंडर सेक्शन 10। नेक्स्ट CIRP टाइमलाइन, ये इंपॉर्टेंट है एंड आई वुड से दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर कुछ है तो ये वाला सेक्शन। नाउ अकॉर्डिंग टू सेक्शन 12 CIRP प्रोसेस आपको फिक्स टाइम में कंप्लीट करना होता है, दिस इज मैंडेटरी। अब ये टाइमलाइन क्या है, हम इस टाइमलाइन को डिवाइड कर देते हैं, पहला इनिशियल पीरियड में, दूसरा एक्सटेंशन में, एंड थर्ड मैंडेटरी आउटर लिमिट। अब इनिशियल पीरियड जनरल रूल क्या है, जनरल रूल ये है कि NCLT जैसे ही आपका केस एडमिट करती है उसके 180 डेज के अंदर अंदर 180 डेज के अंदर अंदर रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को प्रोसेस कंप्लीट करना है। रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को 180 दिन के अंदर अंदर पूरा प्रोसेस कंप्लीट होना है। इसी बीच में वो क्लेम्स को कोलेक्ट करेगा, COC को फॉर्म करेगा और प्लान का अप्रूवल ले लेगा। ये सब 180 डेज में पूरा हो जाना चाहिए। लेकिन अगर 180 डेज में पूरा नहीं हो पाता है तो उस केस में क्या होगा, रेजोल्यूशन प्रोफेशनल एक्सटेंशन के लिए अप्लाई कर सकता है। लेकिन ये जब अप्लाई करेगा तो इसमें कंडीशंस है। ये कंडीशंस क्या है कि COC ये RP को गाइड करेगी बाय 66% वोट। 66% वोट से वोट होने चाहिए इन फेवर कि जो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल है वो एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करे, राइट। COC 66% वोट से एक्सटेंड करा सकती है। अब जो ये एक्सटेंशन होती है ये सिर्फ 1 टाइम होती है, सिर्फ आप एक ही बार एक्सटेंशन ले सकते हो। वो एक्सटेंशन कितनी मिलती है, 90 डेज मैक्सिमम 90 डेज को एक्सटेंड कर सकता है, मैक्सिमम 1 टाइम ही ले सकते हो। देन इज मैंडेटरी आउटर लिमिट, ये अमेंडमेंट आया था 2019 में। पूरा प्रोसेस इंक्लूडिंग एक्सटेंशंस, लिटिगेशंस, लीगल टाइम जितना भी अगर स्टे वगैरह लगा है, मैक्सिमम जो टाइम लग सकता है वो आपका है 330 डेज। 330 डेज में मैंडेटरीली आपको CIRP प्रोसेस जो है खत्म करना होगा। अगर 330 डेज में रेजोल्यूशन प्लान अप्रूव नहीं होता है तो कंपनी सीधा चली जाती है लिक्विडेशन में। इनिशियल पीरियड 180 डेज, 1 टाइम एक्सटेंशन अप टू 90 डेज, मैंडेटरी आउटर लिमिट 330 डेज इंक्लूडिंग लीगल टाइम। नाउ नेक्स्ट सेक्शन 12A विड्रॉल, अगेन दिस इज इंपॉर्टेंट। क्या CIRP अगर एक बार इनिशिएट हो गई तो क्या आप अब एप्लीकेशन को विड्रॉ कर सकते हो, इज द क्वेश्चन। इससे डील करता है सेक्शन 12A। यस, विड्रॉ करी जा सकती है एप्लीकेशन, लेकिन जो आपकी कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स है इसके 90% वोटिंग शेयर की अप्रूवल रिक्वायर है, ठीक है। 90% ऑफ कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स जो है अग्री करेंगे कि नाउ वी वांट टू विड्रॉ दी एप्लीकेशन, एंड तभी इसी के बाद ही जो RP है वो विड्रॉ कर सकता है, वो एप्लीकेशन लगा सकता है विद NCLT। The adjudicating authority may allow withdrawal of an admitted application, requires the approval of 90% voting share of the committee of creditors. This is important, very, very important. अप्रूवल करने के लिए 66% चाहिए, विड्रॉ करने के लिए 90% चाहिए। एक्सटेंशन के लिए कितना चाहिए, अगर आपको टाइम एक्सटेंड कराना है तो आपको चाहिए 66%। नेक्स्ट सेक्शन नंबर 14, मोरेटोरियम। अब मोरेटोरियम का मतलब क्या होता है, मोरेटोरियम का मतलब होता है टेम्पररी प्रोहिबिशन ऑफ एन एक्टिविटी। टेम्पररी प्रोहिबिशन ऑफ एन एक्टिविटी।
जैसे ही एनसीएलटी केस को एडमिट करती है, एनसीएलटी केस को एडमिट करती है तो वो डिक्लेयर करती है मोरेटोरियम। मोरेटोरियम पीरियड में होता क्या है, कुछ एक्शंस प्रोहिबिटेड होते हैं। क्या क्या एक्शंस प्रोहिबिटेड होती है, आप कंपनी के अगेंस्ट में कोई भी न्यू सूट या प्रोसीडिंग फाइल नहीं कर सकते हो। अगर कोई पुराने केसेस चल रहे हैं तो वहां उन पर स्टे लग जाती है। कॉर्पोरेट डेटर अपने किसी भी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर नहीं कर सकता है, कोई भी अपने एसेट्स को ट्रांसफर नहीं कर सकता है, सेल नहीं कर सकता है। फोरक्लोजर या रिकवरी ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट नहीं किया जा सकता है अंडर सारफेसी। क्रेडिटर्स कंपनी के एसेट पर कब्जा नहीं कर सकते, रिकवरी नहीं कर सकते और ना ही सारफेसी एक्ट के अंदर प्रॉपर्टी रिकवर कर सकते। दे कैन नॉट डू एनीथिंग। रिकवरी ऑफ प्रॉपर्टी बाय ओनर और लेसर, आप रिकवरी नहीं कर सकते हो, ना तो ओनर कर सकता है ना लेसर कर सकता है। नाउ सेक्शन 14 में एक और इम्पोर्टेंट चीज है, वो ये है कि सेक्शन 14 ये बोलता है कि अगर कोई एसेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज है, एसेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज है तो उसकी सप्लाई कट नहीं की जा सकती है जब तक कंपनी उनकी पेमेंट कर रही है। से फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी है XYZ करके एंड इसकी ये एक क्लॉथ की है, ठीक है, क्लॉथ बनाती है ये कंपनी। इसको अब अगर अपनी कंपनी चलानी है तो उसको इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ेगी ना। इलेक्ट्रिसिटी इज दी नेसेसिटी फॉर XYZ कंपनी। ये इलेक्ट्रिसिटी कट नहीं कर सकते हैं, राइट। इसमें अगर मोरेटोरियम डिक्लेयर हो गया है तो ये नहीं कर सकते कि इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट वाले बोलेंगे क्यों कि आपके अगेंस्ट में CIRP कमेंस हो गया है तो हम क्या कर रहे हैं, हम बिजली काट रहे हैं। नो, दिस इज द एसेंशियल सर्विस। आप ये कट नहीं कर सकते जब तक XYZ कंपनी इस इलेक्ट्रिसिटी का पेमेंट कर रही है। The supply of essential goods or services to the corporate debtor shall not be terminated or suspended during the moratorium period. Does not apply to a surety in contract of guarantee to a corporate debtor. अब इसका कहने का मतलब ये है कि किस केस में सेक्शन 14 अप्लाई नहीं करता है, किस केस में मोरेटोरियम नहीं लगता है। तो मोरेटोरियम किस केस में नहीं लगता है, पर्सनल गारंटर के अगेंस्ट में। इसका मतलब क्या हुआ, से फॉर एग्जाम्पल XYZ कंपनी थी एंड X एक डायरेक्टर है, X एक डायरेक्टर है, इसने गारंटी दी थी कि XYZ कंपनी जो है बैंक को लोन रीपे कर देगी, लेकिन XYZ कंपनी डिफॉल्ट कर जाती है। CIRP का प्रोसेस इनिशिएट हो जाता है अगेंस्ट XYZ कंपनी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बैंक अब अप्रोच नहीं कर सकता अगेंस्ट X। बैंक कैन डेफिनेटली स्टार्ट प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट X, क्योंकि मोरेटोरियम सिर्फ कंपनी के अगेंस्ट लगता है, किसी और के अगेंस्ट में नहीं। पर्सनल गारंटर्स टू कॉर्पोरेट डेटर आर नॉट एग्जेम्प्टेड, इनके अगेंस्ट में केसेस जो है चलाए जा सकते हैं। सिमिलरली वो ट्रांजेक्शन्स जो गवर्नमेंट ने नोटिफाई करी है उन पर भी मोरेटोरियम अप्लाई नहीं करेगा। अब मोरेटोरियम की कमेंसमेंट डेट क्या है, कब से मोरेटोरियम स्टार्ट होता है, तो मोरेटोरियम स्टार्ट होता है जब से CIRP कमेंस होगा। जैसे ही CIRP कमेंस होगा वैसे ही मोरेटोरियम भी कमेंस हो जाता है। एंड कब तक रहता है, जब तक रेजोल्यूशन प्रोफेशनल प्लान अप्रूव ना करा दे। जब तक रेजोल्यूशन प्लान अप्रूव नहीं हो जाता है या फिर लिक्विडेशन ऑर्डर पास नहीं हो जाता है, लिक्विडेशन ऑर्डर पास नहीं हो जाता है, तब तक आपका सेक्शन 14 के अंडर मोरेटोरियम चलता है। तो रेजोल्यूशन प्लान अप्रूव होने तक या फिर लिक्विडेशन ऑर्डर पास होने तक मोरेटोरियम पीरियड चलता है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू सेक्शन नंबर 17, मैनेजमेंट ट्रांसफर है। जैसे ही एनसीएलटी अपॉइंट करती है IRP को, वैसे ही जो मैनेजमेंट है ना कंपनी का या LLP का, वो चेंज हो जाता है। अब पहले जो मैनेजमेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास या पार्टनर्स के पास होता था, वो अब मैनेजमेंट चला जाता है IRP के पास में। तो 4 मेजर जो चेंजेस आते हैं मैनेजमेंट में वो क्या है। पहला, पावर्स ऑफ बोर्ड सस्पेंडेड। यानी कि कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या फिर LLP के पार्टनर्स की सारी पावर्स सस्पेंड हो जाती है।
अब वो कोई भी डिसीजंस नहीं ले सकते हैं। इन सब की पावर्स किसके पास चली जाती है? आईआरपी के पास चली जाती है। सेकंड, ऑफिसर्स टू रिपोर्ट टू आईआरपी। कंपनी के जितने भी ऑफिसर्स हैं, मैनेजर हैं, उन्हें अब रिपोर्ट किसको करना पड़ेगा? आईआरपी को रिपोर्ट करना पड़ेगा इंस्टेड ऑफ द डायरेक्टर्स और पार्टनर्स। दे विल ऑल्सो बी फॉलोइंग द ऑर्डर्स ऑफ आईआरपी। नेक्स्ट, एक्सेस टू रिकॉर्ड्स। आईआरपी के पास सारे राइट्स होंगे कि वो कंपनी के सभी अकाउंट्स, रिकॉर्ड्स, डॉक्यूमेंट्स को चेक कर सके। देन फोर्थ इज बैंक इंस्ट्रक्शंस। कंपनी के जो बैंक अकाउंट्स हैं वो अब डायरेक्टर के सिग्नेचर पर नहीं ऑपरेट करेंगे, अब वो ऑपरेट करेंगे ऑन इंस्ट्रक्शंस ऑफ आईआरपी। आईआरपी के इंस्ट्रक्शंस में बैंक ऑपरेट करेगा। अपॉन अपॉइंटमेंट ऑफ द आईआरपी, मैनेजमेंट वेस्ट इन आईआरपी, पावर्स ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और पार्टनर्स स्टैंड सस्पेंडेड, ऑफिसर्स और मैनेजर्स मस्ट रिपोर्ट टू द आईआरपी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस मस्ट एक्ट ऑन आईआरपीज इंस्ट्रक्शंस। नेक्स्ट, सेक्शन नंबर 18 डील्स विद ड्यूटीज ऑफ आईआरपी। अब आईआरपी की ड्यूटीज क्या क्या है? पहला, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना। इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना। जो आईआरपी है वो कंपनी के फाइनेंशियल, बिजनेस एंड ऑपरेशनल इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है ऑफ पास्ट 2 ईयर्स। ठीक है, लास्ट 2 ईयर्स की फाइनेंशियल, बिजनेस एंड ऑपरेशनल इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है। सेकंड, रिसीव एंड कोलेट क्लेम्स। जब पब्लिक अनाउंसमेंट होती है, इसके बाद जितने भी क्रेडिटर्स हैं, बैंक्स हैं, सप्लायर्स हैं, एम्प्लॉइज हैं, क्रेडिटर्स अपने क्लेम भेजते हैं किसको? क्लेम्स भेजते हैं आईआरपी को। अब ये आईआरपी क्या करेगा? इन क्लेम्स को रिसीव करेगा एंड इनको करेगा कोलेट। कोलेट का मतलब क्या है? वेरीफाई करके, इन क्लेम्स के वेरीफाई करके एक लिस्ट प्रिपेयर करेगा। ये काम है। तीसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट काम है वो है कॉन्स्टिट्यूटिंग द सीओसी। आईआरपी क्लेम्स डिसाइड कर लेता है, क्लेम्स वेरीफाई कर लेता है। इसके बाद आईआरपी ये डिसाइड करता है कि कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स में कौन कौन से फाइनेंशियल क्रेडिटर्स होंगे एंड इट विल देन कॉन्स्टिट्यूट द कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स। नेक्स्ट, मूविंग ऑन टू सेक्शन नंबर 20, गोइंग कंसर्न। आईआरपी को एज पर सेक्शन नंबर 20 ये इंश्योर करना होता है कि जो आपका कॉरपोरेट डेटर है उसका बिजनेस एज अ गोइंग कंसर्न चलता रहे, बंद ना हो। अब गोइंग कंसर्न का सिंपल मतलब क्या है? गोइंग कंसर्न का सिंपल मतलब ये है कि जो कॉरपोरेट डेटर है उसका बिजनेस चलता रहे, उसका बिजनेस बंद ना हो। क्योंकि अगर बिजनेस बंद हो जाता है तो नया इन्वेस्टर उसको क्यों खरीदेगा, क्यों बाय करेगा? अब अंडर सेक्शन 20 आईआरपी के पास क्या क्या पावर्स है गोइंग कंसर्न रखने के लिए? पहला, ही कैन एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट्स। आईआरपी कंपनी के बिहाफ पर नए कॉन्ट्रैक्ट्स को साइन कर सकता है। सेकंड, रेज इंटरिम फाइनेंस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसका मतलब क्या है कि अगर आपको से फॉर एग्जांपल रॉ मटेरियल चाहिए ताकि आप अपना बिजनेस कंटिन्यू कर सको, तो उसके लिए आईआरपी क्या कर सकता है? अगर पैसा नहीं है, आईआरपी ले सकता है फाइनेंस। ठीक है, और ये जो इंटरिम फाइनेंस अब आईआरपी लेगा, इसको सबसे पहले रीपे किया जाता है। नेक्स्ट, ही कैन अपॉइंट प्रोफेशनल्स। He can appoint professionals like chartered accountant, lawyers, valuers. Fourth, execution of documents. कंपनी की तरफ से सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स अब आईआरपी साइन करेगा। The IRP shall make every endeavor to protect and preserve the value of the property
and manage operations as a going concern. IRP is authorized to raise interim finance and appoint professionals. Now moving on to Committee of Creditors, section number 21, composition of Committee of Creditors. अब सेक्शन 21 आपको ये बताता है कि कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स कैसे फॉर्म होगी। तो जो आपका कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स है उसमें इंक्लूड होंगे ऑल फाइनेंशियल क्रेडिटर्स, ऑल एफसीज इंक्लूड होंगे एंड ओनली एफसीज विल बी इंक्लूडेड, ओसीज विल नॉट बी इंक्लूडेड इन कमिटी ऑफ क्रेडिटर। सेकेंड जो इम्पोर्टेंट है वो है रिलेटेड पार्टी रूल। अब इसके अंडर क्या है, अगर कोई फाइनेंशियल क्रेडिटर कॉर्पोरेट डेटर की रिलेटेड पार्टी है, रिलेटेड पार्टी एज इन या तो डायरेक्टर का कोई रिलेटिव है या फिर कॉर्पोरेट डेटर की सिस्टर कंपनी है, एंड ये क्या है, ये हैं आपके फाइनेंशियल क्रेडिटर्स। तो ये फाइनेंशियल क्रेडिटर्स के पास राइट नहीं होगा रिप्रेजेंट करने का, पार्टिसिपेट करने का या फिर वोट देने का। ये तीनों ही राइट्स इस फाइनेंशियल क्रेडिटर के पास नहीं होंगे। नेक्स्ट, कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स में वोटिंग राइट्स कैसे डिटरमाइन होते हैं। एक चीज़ याद रखना कि जो कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स हैं इसमें वोटिंग राइट्स 1 पर्सन 1 वोट वाला क्राइटेरिया यहाँ पर नहीं होता है। आपके पास कितना वोटिंग राइट होगा वो डिपेंड करेगा आपके डेट अमाउंट पे। जिसका जितना ज़्यादा पैसा होगा उसकी उतनी ज़्यादा वोटिंग पावर होगी। इसको अगर एग्जाम्पल के तरह समझे, बैंक ए है, इसने कॉर्पोरेट डेटर को दिए हैं 60 करोड़, वहीं बैंक बी है उसने दिए ₹40 करोड़। तो टोटल अमाउंट कितना है, टोटल अमाउंट कॉर्पोरेट डेटर को दिया है 100 करोड़, राइट। तो ये जो बैंक ए है जिसने 60 करोड़ दिए हैं, इसका जो वोटिंग पावर होगी वो होगी 60%, एंड जो बैंक बी है उसकी वोटिंग पावर होगी 40%, एज सिंपल एज दैट। सो योर वोटिंग राइट्स वुड डिपेंड अपॉन द डेट अमाउंट दैट यू हैव प्रोवाइडेड टू द कॉर्पोरेट डेटर। The COC shall comprise all financial creditors of the corporate debtor. Related parties do not have right of representation, participation or voting. Voting share is based on the proportion of the financial debt owed. Next, section number 21, special voting cases. अब कुछ स्पेशल सर्कमस्टांसेस होते हैं, उसमें वोटिंग कैसे होगी ये भी सेक्शन 21 डील करता है। पहला स्पेशल केस आपका आता है कंसोर्शियम। कंसोर्शियम का मतलब क्या है, एक सिंगल बैंक ने लोन नहीं दिया है, बहुत सारे बैंक्स ने मिलके लोन ग्रांट किया है। अगर बैंक्स ने मिलकर लोन ग्रांट किया है तो हर बैंक अपना वोट या तो इंडिविजुअली दे सकता है या फिर ये लोग एक एजेंट अपॉइंट कर सकते हैं। दूसरा आपका स्पेशल केस आता है वो है क्लास ऑफ क्रेडिटर्स, जैसे होम बायर्स। अगर थाउजेंड्स ऑफ होम बायर्स हैं तो वो सभी मीटिंग में नहीं आएंगे, उनके लिए अपॉइंट किया जाता है ऑथोराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव। ये ऑथोराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव जो अपॉइंट किया गया है ये उनके बिहाफ पे करता है वोट। नेक्स्ट, एक और सिचुएशन अराइज होती है, अगर कोई फाइनेंशियल क्रेडिटर है ही नहीं तो क्या होगा। हमने पहले क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि सिर्फ फाइनेंशियल क्रेडिटर्स होते हैं कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स में, लेकिन अगर बाय एनी चांस फाइनेंशियल क्रेडिटर है ही नहीं एंड सिर्फ ऑपरेशनल क्रेडिटर है तब क्या सिनेरियो होगा। तो यहाँ पे याद रखना है 18 लार्जेस्ट ऑपरेशनल क्रेडिटर्स होंगे, ये होंगे इस कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स के मेंबर्स। नेक्स्ट, सेक्शन नंबर 22, अपॉइंटमेंट ऑफ आरपी। अब आरपी को अपॉइंट कौन करता है, आरपी यानी कि रेजोल्यूशन प्रोफेशनल। इससे पहले क्या था, इससे पहला था आईआरपी ने कॉन्स्टिट्यूट किया सीओसी। अब सीओसी ये बताएगी कि किसको उसको आरपी अपॉइंट करना है, रेजोल्यूशन प्रोफेशनल अपॉइंट करना है। अब प्रोसीजर क्या है, कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स बनने के 7 डेज के अंदर अंदर पहली मीटिंग होगी, फर्स्ट मीटिंग होगी विद इन 7 डेज। इस मीटिंग का एजेंडा होगा आरपी को अपॉइंट करने का। अब इस मीटिंग में सीओसी डिसाइड कर सकती है कि जो ऑलरेडी
आईआरपी था, हम उसी को आरपी बनाएंगे, या फिर कोई और पर्सन ये आईआरपी को हटा के हम किसी और पर्सन को आरपी बनाना चाहते हैं। एनीवेज सीओसी ये कर सकती है। अब इन दोनों ही सिनेरियो में या तो वो आईआरपी को आरपी बना रही है या फिर आईआरपी को हटाकर कोई और आरपी अपॉइंट करना चाहती है। इसके लिए जो वोटिंग चाहिए वो है 66%। 66% की वोटिंग चाहिए एंड यू कैन नाउ अपॉइंट आरपी। एंड जैसे ही उन्होंने आरपी का नाम फाइनलाइज कर लिया बाय 66% ऑफ वोट्स, अब ये आरपी का नाम भेज देते हैं टू एनसीएलटी। एनसीएलटी इसके बाद इस नाम को भेजती है आईबीबीआई के पास में, जो कंफर्म करती है फॉर कंफर्मेशन। एनसीएलटी भेजती है आईबीबीआई को। अब आईबीबीआई के पास 10 डेज का टाइम है ये कंफर्म करने के लिए कि ये जो आरपी है इसके अगेंस्ट कोई डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स पेंडिंग है या नहीं। अगर कोई डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स पेंडिंग नहीं है तो उस केस में एनसीएलटी इसको कंफर्म कर देगी। जब तक आरपी कंफर्म नहीं हो जाता है तब तक आईआरपी ही काम करेगा ताकि बिजनेस ना रुके। नेक्स्ट सेक्शन नंबर 24, सीओसी मीटिंग्स। सीओसी की मीटिंग्स बुलाता है आपका आरपी, रेजोल्यूशन प्रोफेशनल सीओसी की मीटिंग्स बुलाएगा। आरपी ही मीटिंग का क्या होगा, चेयरमैन होगा। दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है, कि सीओसी का चेयरमैन होगा रेजोल्यूशन प्रोफेशनल। अब सीओसी की मीटिंग्स में कौन कौन आ सकते हैं, तो 3 लोग हैं जो सीओसी की मीटिंग्स में आ सकते हैं। पहले मेंबर्स ऑफ सीओसी, यानी कि फाइनेंशियल क्रेडिटर्स जिनके पास वोटिंग राइट्स है। दूसरा, सस्पेंडेड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, कंपनी के पुराने डायरेक्टर्स या पार्टनर्स, इनको बुलाना मैंडेटरी होता है। ये लोग मीटिंग में बैठ सकते हैं, क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, लेकिन इनके पास वोटिंग राइट नहीं होता है, इनके पास वोटिंग राइट नहीं होगा। थर्ड, ऑपरेशनल क्रेडिटर्स, ये स्पेशल केस होता है। अगर किसी ओसी के टोटल डेट क्लेम 10% या उससे ज़्यादा है, 10% या उससे ज़्यादा है टोटल डेट क्लेम, तो उसको भी वो भी पार्टिसिपेट कर सकता है, लेकिन अगेन इसके पास भी वोटिंग राइट नहीं होगा। ही इज राइट टू सिट बट कैन नॉट वोट। अब अगेन मीटिंग कौन बुलाता है, सीओसी की मीटिंग बुलाता है आरपी, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब आरपी कैसे बुलाएगा, आरपी बुलाएगा तो उसको देना पड़ेगा क्या, नोटिस, कि देखो हमें मीटिंग करनी है। स्टैंडर्ड रूल क्या है, कम से कम 5 दिन पहले कम से कम आप क्या दोगे, नोटिस दोगे। लेकिन हो सकता है कि कोई अर्जेंट डिसीजन लेना हो। अगर अर्जेंट डिसीजन लेना है किसी बात पे तो आप इसको रिड्यूस करके कितना कर सकते हो, 24 आवर्स। कौन कर सकता है इसको रिड्यूस अप टू 24 आवर्स, सीओसी इस टाइमलाइन को 5 डेज से रिड्यूस करके कर सकती है 24 आवर्स। एक इम्पोर्टेंट चीज़ है जो हमने ऊपर डिस्कस करी थी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो हैं वो मीटिंग में आएंगे, इनको नोटिस भेजना मैंडेटरी है, लेकिन अगर वो नहीं आ रहे हैं, सस्पेंडेड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अगर मीटिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, तो ये इनवैलिडेट नहीं कर देगा मीटिंग्स को, मीटिंग्स आर स्टिल वैलिड। अब इस मीटिंग का कोरम क्या होगा, यानी कि टू बी वैलिड कम से कम कितने मेंबर्स प्रेजेंट होने चाहिए, तो कोरम है 33% वोटिंग शेयर वाले मेंबर्स प्रेजेंट होने चाहिए। या तो वो प्रेजेंट हो सकते हैं फिजिकल फॉर्म में या फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू। अगर कोरम प्रेजेंट नहीं होता है तो आपकी मीटिंग हो जाती है पोस्टपोन अगले हफ्ते में। नाउ नेक्स्ट सेक्शन नंबर 25, ड्यूटीज ऑफ आरपी। सो सबसे प्राइमरी ड्यूटी आरपी की है कि कॉर्पोरेट डेटर की एसेट्स की कस्टडी लेना एंड उन्हें प्रोटेक्ट करना। आरपी क्या करेगा, आरपी इमीडिएट कस्टडी लेगा। आरपी कंपनी के सारे एसेट्स एंड बिजनेस का कंट्रोल अपने हाथ में ले लेता है, इमीडिएट कस्टडी लेगा। दूसरा, रिप्रेजेंट करेगा कॉर्पोरेट डेटर को।
अब से वो कंपनी को किसी भी कोर्ट, ट्राइब्यूनल या थर्ड पार्टी के सामने रिप्रेजेंट करेगा आरपी। रेज इंटरिम फाइनेंस जो है वो रेज कर सकता है। इनवाइट रेजोल्यूशन प्लान्स फ्रॉम प्रोस्पेक्टिव एप्लीकेंट्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आरपी क्या करेगा? आरपी मार्केट में अनाउंसमेंट करेगा और पोटेंशियल इन्वेस्टर प्रोस्पेक्टिव एप्लीकेंट्स यानी कि रेजोल्यूशन एप्लीकेंट्स हम इसको बोलते हैं, इनको इनवाइट करता है कि वो आए एंड कंपनी को बचाए। यहाँ पे कंपनी को वो बचाए, कंपनी में इन्वेस्ट करे। नेक्स्ट सेक्शन नंबर 28 सीओसी अप्रूवल। अब सेक्शन 28 ये बताता है कि किन किन कामों के लिए 66% सीओसी अप्रूवल रिक्वायर्ड है। अब जनरल रूल ये है कि जनरली ज़्यादातर कामों के लिए 66% अप्रूवल की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन कुछ एक्सेप्शनल केसेस है जहाँ पे कुछ अप्रूवल क्राइटेरिया अलग हो सकता है। लाइक अगर आपको विड्रॉ करना है तो आपको 90% ऑफ अप्रूवल चाहिए सीओसी का, अगर आपको एप्लीकेशन विड्रॉ करनी है तो ऐसे एक्सेप्शनल केसेस हो सकते हैं, वरना जनरल रूल यही है कि 66% अप्रूवल आपको चाहिए होता है। अब किन किन काम के लिए चाहिए होता है? अगर आपको इंटरिम फाइनेंस रेज करना है तो आप 66% वोटिंग चाहिए होगा। अगर आप कोई सिक्योरिटी इंटरेस्ट क्रिएट कर रहे हो तो उसके लिए भी 66% चाहिए होता है। अगर आप कैपिटल स्ट्रक्चर चेंज कर रहे हो, यानी कि आप नए शेयर्स या तो इशू कर रहे हो या एग्जिस्टिंग शेयर्स की वैल्यू आप बदल रहे हो, तो उसमें भी आपको 66% की अप्रूवल चाहिए होगी। अगर रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन्स है, यानी कि आप किसी डायरेक्टर के रिलेटिव के साथ डील कर रहे हो, तो वो भी 66% की रिक्वायरमेंट है। अगर आप एमओए या फिर एओए चेंज कर रहे हो तो उस केस में भी 66% अप्रूवल चाहिए। अगर आप मैनेजमेंट चेंज कर रहे हो जैसे कि आप केएमपी में चेंज करना चाहते हो या फिर उनकी सैलरी बदलना चाहते हो, तो भी 66% की अप्रूवल रिक्वायर्ड है। या फिर अगर आप ट्रांसफ़र कर रहे हो एसेट्स को या फिर डिस्पोज ऑफ कर रहे हो एसेट्स को, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में तो भी 66% की रिक्वायरमेंट है। अगर इनमें से कोई भी काम आरपी ने बिना परमिशन के कर दिया है ऑफ द सीओसी, तो ये ट्रांजैक्शन हो जाएगी वॉइड। अगर आप रूटीन डिसीजंस लेते हो, ये आपके स्पेशल केसेस है, लेकिन अगर आप रूटीन डिसीजंस लेते हो उस केस में कितना चाहिए होगा? उस केस में चाहिए होता है 51% वोटिंग राइट्स। रूटीन डिसीजंस के लिए 51%, इन केसेस के लिए 66%, विड्रॉल के लिए 90%। नाउ सेक्शन नंबर 29A, डिस्क्वालिफिकेशंस। सेक्शन 29A ये कहता है कि अगर आप इनमें से किसी भी कैटेगरी में फॉल करते हो तो आप रेजोल्यूशन प्लान सबमिट नहीं कर सकते हो। यू कैन नॉट सबमिट द रेजोल्यूशन प्लान। यानी कि आपको अगर कंपनी खरीदनी है तो ये लोग कंपनी नहीं खरीद सकते, ये इन्वेस्टमेंट के लिए प्लान सबमिट नहीं कर सकते। तो वो कौन कौन से लोग हैं जो रेजोल्यूशन प्लान सबमिट नहीं कर सकते? पहला, अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट। सेकंड, विलफुल डिफॉल्टर एज पर आरबीआई गाइडलाइन, जिसे आरबीआई ने विलफुल डिफॉल्टर डिक्लेयर किया है। एनपीए फॉर एटलीस्ट 1 ईयर प्रायर टू सीआईआरपी इनिशिएशन। अगर आपका अकाउंट 1 साल या उससे ज़्यादा एनपीए है तो आप इनएलिजिबल हैं, लेकिन आप एलिजिबल हो सकते हैं। एलिजिबल कैसे हो सकते हैं? आप अपने ड्यूज पे कर दें एंड देन यू विल बी एलिजिबल। कन्विक्टेड ऑफ ऑफेंस विद 2+ ईयर्स इम्प्रिजनमेंट। अगर आपको 2 साल या उससे ज़्यादा के लिए जेल हुई है। प्रोहिबिटेड बाय सेबी और डिस्क्वालीफाइड एज डायरेक्टर, या तो सेबी ने प्रोहिबिट किया है या फिर आप डायरेक्टर बनने के लिए डिस्क्वालीफाइड है। या फिर अगर यहाँ पे ऊपर दी गई कैटेगरी के आप रिलेटेड पार्टी हैं, अगर आप रिलेटेड पार्टी हैं ऊपर दिए गए किसी भी पार्टी के, तो भी आप इनएलिजिबल होंगे। अब ये डिस्क्वालिफिकेशंस को चेक कौन करता है? डिस्क्वालिफिकेशन को चेक करता है आरपी।
आरपी हर एक रेजोल्यूशन एप्लीकेंट का एप्लीकेशन चेक करेगा, हर एक एप्लीकेंट को एप्लीकेशन को चेक करेगा, पढ़ेगा एंड विल सी क्या वो डिस्क्वालीफाई है या वो डिस्क्वालीफाई नहीं है। अब इन डिस्क्वालिफिकेशन में एक एक्सेप्शन आता है, वो है एमएसएमईज के लिए, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए। सेक्शन 29A के कुछ रूल्स जो हैं वो अप्लाई नहीं होते हैं एमएसएमईज पर, जैसे कि एनपीए वाला रूल अप्लाई नहीं होता है एमएसएमई पर। दूसरा, विलफुल डिफॉल्टर वाला अप्लाई नहीं होता है। इसमें जो आपके जो ओरिजिनल प्रोमोटर्स थे ये भी अप्लाई कर सकते हैं एज रेजोल्यूशन एप्लीकेंट, ठीक है। यहाँ पे ओरिजिनल प्रोमोटर्स अप्लाई कर सकते हैं, रीजन बीइंग एमएसएमई को खरीदने वाले लोग नहीं मिलते हैं, तो इसीलिए ओरिजिनल प्रोमोटर्स को भी मौका दिया जाता है कि ठीक है आप एमएसएमई खरीद लो वापस, राइट। एनपीए वाला रूल अप्लाई नहीं होगा, विलफुल डिफॉल्टर्स वाला रूल अप्लाई नहीं करेगा एंड ओरिजिनल प्रोमोटर्स भी अप्लाई कर सकते हैं, अपना रेजोल्यूशन प्लान सबमिट कर सकते हैं टू आरपी। नेक्स्ट सेक्शन नंबर 30, रेजोल्यूशन प्लान। अब क्या होता है रेजोल्यूशन एप्लीकेंट यानी कि इन्वेस्टर जो बाय करना चाहता है कंपनी को, वो प्लान सबमिट करता है आरपी को। अब आरपी चेक करेगा हर एक एप्लीकेशन को, वो ये देखेगा कि प्लान में 5 मैंडेटरी एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, 5 मैंडेटरी एलिमेंट्स प्रेजेंट है। वो 5 मैंडेटरी एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? पहला, पेमेंट ऑफ सीआईआरपी कॉस्ट। प्लान में सबसे पहले इंसॉल्वेंसी प्रोसेस की कॉस्ट पे करी जाती है, यानी कि सीआईआरपी कॉस्ट को मिलती है क्या? प्रायोरिटी। सबसे पहले सीआईआरपी कॉस्ट पे करी जाती है, उसके बाद पेमेंट ऑफ ओसीज। ओसीज को मिनिमम उतना पैसा तो मिलना चाहिए जितना उनको लिक्विडेशन के वक्त मिलता, उतना का कम से कम प्रोविजन होना चाहिए ओसीज के लिए कि ओसीज को इतना पैसा मिनिमम मिलेगा। ओसीज को इग्नोर नहीं किया जा सकता है। थर्ड, पेमेंट ऑफ डिसेंटिंग फाइनेंशियल क्रेडिटर्स। यानी कि वो एफसीज, वो फाइनेंशियल क्रेडिटर्स जिन्होंने वोट किया है अगेंस्ट द प्लान, उनको मिनिमम उतना वैल्यू तो मिलनी चाहिए जितना उनको लिक्विडेशन वैल्यू में हिस्सा मिल सकता था। नेक्स्ट, मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स। प्लान में लिखना मैंडेटरी है कि पुराने डायरेक्टर्स के जाने के बाद कंपनी को अब कौन मैनेज करेगा, न्यू मैनेजमेंट कौन होगी, कैसे होगी। देन इज इम्प्लीमेंटेशन एंड सुपरविजन। यानी कि ये लिखना होगा कि उसको प्लान को इम्प्लीमेंट कैसे किया जाएगा, उसको कौन सुपरवाइज करेगा, कि क्या आरपी सुपरवाइज करेगा या फिर कोई मॉनेटरी कमेटी बनाई जाएगी। ये प्लान में मेंशन करना मैंडेटरी है। अब जब आरपी सेटिस्फाई हो जाता है कि प्लान प्रॉपर है, अकॉर्डिंग टू लॉ है, तो वो सबमिट करता है प्लान को टू दी सीओसी। अब सीओसी जो है लीगैलिटी चेक नहीं करती है प्लान की, सीओसी चेक करेगी प्रॉफिटेबिलिटी एंड वायबिलिटी। और इसी को हम बोलते हैं कमर्शियल विजडम ऑफ सीओसी। इसमें इवन एनसीएलटी भी इंटरफेयर नहीं कर सकता है। सीओसी क्या है? सीओसी देखेगा कि क्या प्रॉफिटेबल है प्लान, क्या ये प्लान वायबल है या नहीं है। लीगैलिटी सीओसी चेक नहीं करेगी। इट इज़ द कमर्शियल विजडम ऑफ सीओसी कि प्लान उसको एक्सेप्ट करना है या उसको रिजेक्ट करना है।
अब सीओसी अप्रूव कर सकती है विद 66% ऑफ वोट रेजोल्यूशन प्लान को, राइट। एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है, जब भी रेजोल्यूशन एप्लीकेंट सबमिट करेगा अपना रेजोल्यूशन प्लान तो उसको एक एफिडेविट अटैच करना होता है, जिसमें वो ये मेंशन करता है दैट दे आर नॉट इनएलिजिबल अंडर सेक्शन 29A। अगर सीओसी 66% वोट से अप्रूव कर देती है रेजोल्यूशन प्लान को तो अब क्या होगा, अब आरपी उस प्लान को लेके जाता है अंडर सेक्शन 31 टू दी एनसीएलटी फाइनल अप्रूवल के लिए, एंड यहाँ पे आपको मिलता है अप्रूवल। अगर एक समराइज करें तो आरपी सिर्फ चेक करेगा क्या लीगैलिटी, एंड सीओसी चेक करेगी फिजिबिलिटी और प्रॉफिटेबिलिटी। वोटिंग कितनी चाहिए, 66% टू अप्रूव द रेजोल्यूशन प्लान। नेक्स्ट सेक्शन नंबर 31, अप्रूवल बाय एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, एंड एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी इस केस में होती है एनसीएलटी। अब जब आरपी अप्रूव्ड प्लान को एनसीएलटी के पास लेकर जाता है तो एनसीएलटी इसमें दो चीज़ें देखेंगी। वो दो चीज़ें क्या क्या है, क्या जो प्लान है वो सेक्शन 13(2) के लीगल रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर रहा है, दूसरा क्या प्लान को इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। ये दो चीज़ें एनसीएलटी देखेगा। अगर एनसीएलटी सेटिस्फाइड है तो प्लान अप्रूव हो जाएगा, एंड अगर एनसीएलटी सेटिस्फाइड नहीं है तो एनसीएलटी प्लान को कर देगा रिजेक्ट, एंड अगर प्लान रिजेक्ट हो जाता है तो अब आपकी जो कंपनी है वो चली जाएगी सीधा लिक्विडेशन में। नाउ कंपनी विल गो फॉर लिक्विडेशन। अगर एक बार एनसीएलटी ने अप्रूव कर दिया है प्लान तो अब ये प्लान हो जाता है बाइंडिंग। नाउ कॉर्पोरेट डेटर, एम्प्लॉयर मेंबर्स, क्रेडिटर्स, गारंटर्स, गवर्नमेंट अथॉरिटीज ऑल आर बाउंड बाय द रेजोल्यूशन प्लान। अब वो डिनाई नहीं कर सकते हैं इसको। जैसे ही सेक्शन 31 में प्लान अप्रूव हो जाता है वैसे ही सेक्शन 14 में जो मोरेटोरियम लगा था वो यहाँ पे हो जाता है आपका ख़त्म। अब जो आपकी कंपनी है वो आ जाती है इन कंट्रोल ऑफ रेजोल्यूशन एप्लीकेंट के कंट्रोल में, ठीक है। अब कंपनी रेजोल्यूशन एप्लीकेंट के कंट्रोल में आ जाती है, नॉर्मल बिजनेस अब दोबारा से रीस्टार्ट हो जाता है। नाउ सेक्शन नंबर 33, अब बात करते हैं लिक्विडेशन की। नाउ अकॉर्डिंग टू सेक्शन 33 एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी यानी कि एनसीएलटी के लिए ये मैंडेटरी है कि अगर ये 4 सिचुएशंस फुलफिल होती हैं तो एनसीएलटी को एडजुडिकेशन ऑर्डर, लिक्विडेशन ऑर्डर पास करना ही पड़ेगा। इट इज़ मैंडेटरी। वो 4 सिचुएशंस कौन सी है? पहला, नो प्लान रिसीव्ड, नो प्लान रिसीव्ड। इसका मतलब क्या हुआ? अगर कोई भी रेजोल्यूशन प्लान रिसीव नहीं होता है 180 डेज के अंदर या फिर एक्सटेंडेड 270 या 330 डेज के अंदर, ठीक है, 270 या 330 डेज खत्म हो जाते हैं, ठीक है, एक्सटेंशन के बाद, ठीक है, ये टाइम पीरियड भी खत्म हो जाता है अगर, एंड कोई रेजोल्यूशन प्लान नहीं आता है उस केस में आपको लिक्विडेशन का ऑर्डर पास करना पड़ेगा। इट इज़ मैंडेटरी। सेकेंड है कि आपका जो प्लान है, रेजोल्यूशन प्लान है, उसको रिजेक्ट कर दिया गया है। अगर आरपी ने प्लान सबमिट किया टू एनसीएलटी एंड एनसीएलटी को लगता है कि सेक्शन 13(2) की रिक्वायरमेंट्स फुलफिल नहीं हो रही है, लीगल रिक्वायरमेंट्स फुलफिल नहीं हो रही है, तो एनसीएलटी कर देगी इस प्लान को रिजेक्ट एंड ऑर्डर कर देगी फॉर लिक्विडेशन। नेक्स्ट, सीओसी डिसाइड करती है टू लिक्विडेट। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सीआईआरपी के टाइम अगर सीओसी को ये लगता है एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम कि कंपनी को लिक्विडेट करना चाहिए एंड इट पासेज अ रेजोल्यूशन बाय 66% ऑफ वोट्स, तो अब एनसीएलटी लिक्विडेट कर देगी, लिक्विडेशन का ऑर्डर पास कर देगी। नेक्स्ट इज 4th पॉइंट, कॉन्ट्रावेंशन ऑफ प्लान।
अब अगर रेजोल्यूशन प्लान अप्रूव हो गया है लेकिन कॉर्पोरेट डेटर ने प्लान की कंडीशंस को वायलेट कर दिया है तो कोई भी अफेक्टेड पर्सन जा सकता है एनसीएलटी के पास, एंड अगर वायलेशंस प्रूव हो जाते हैं तो कंपनी लिक्विडेशन में चली जाएगी। नेक्स्ट सेक्शन नंबर 34, लिक्विडेटर। अब सेक्शन 33 के अंडर पास हुआ लिक्विडेशन। अब क्वेश्चन ये आता है, जब लिक्विडेशन ऑर्डर पास हो गया है तो लिक्विडेटर कौन बनेगा? हु वुड बी द लिक्विडेटर? अब मैक्सिमम केस एंड जनरल रूल ये है कि जो आरपी है, जो सीआईआरपी कंडक्ट करा रहा था, वही बन जाता है आपका लिक्विडेटर। लेकिन एक कंडीशन इसमें ये है कि आरपी को देनी होती है रिटन कंसेंट देनी होती है आरपी को टू एनसीएलटी। सेकेंड सिनेरियो है कि एनसीएलटी किसी और लिक्विडेटर को भी अपॉइंट कर सकती है। कब? अगर आरपी ने सेक्शन 30 का रेजोल्यूशन प्लान गलत सबमिट कर दिया है तो। अगर आरपी ने सेक्शन 30 का रेजोल्यूशन प्लान गलत सबमिट कर दिया है। दूसरा, आईबीबीआई ने आरपी के अगेंस्ट डिसिप्लिनरी एक्शन रिकमेंड किया है। थर्ड, आरपी खुद लिक्विडेटर बनने से मना कर देता है। इन 3 सिनेरियोज में एनसीएलटी कोई और लिक्विडेटर अपॉइंट कर देगा। अब जैसे ही लिक्विडेटर अपॉइंट होता है, कंपनी के सारे एसेट्स, मैनेजमेंट, ऑपरेशंस, इन सब की पावर चली जाती है विद द लिक्विडेटर। अब जो लिक्विडेटर है, लिक्विडेटर फ्री में काम नहीं करता है, लिक्विडेटर को देनी पड़ती है फीस। अब इसकी फीस कितनी दी जाएगी ये डिसाइड करती है कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स। कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स डिसाइड्स द फीस ऑफ लिक्विडेटर्स। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिक्विडेटर की फीस होती है, ये लिक्विडेशन कॉस्ट का पार्ट होती है। दिस इज पार्ट ऑफ लिक्विडेशन कॉस्ट, राइट। एंड जब वाटरफॉल मैकेनिज्म एज पर अंडर सेक्शन 53, ठीक है, जो वाटरफॉल मैकेनिज्म दिया हुआ है अंडर सेक्शन 53, उसमें फर्स्ट प्रायोरिटी होती है लिक्विडेशन फीस की। अब जो लिक्विडेटर है उसकी पावर्स क्या होंगी? उसकी पावर्स हैं टू वेरीफाई क्लेम्स, सारे क्रेडिटर्स के क्लेम को वो दोबारा से वेरीफाई करेगा, कंपनी की सारी प्रॉपर्टी, एसेट्स, डॉक्यूमेंट्स को अपनी कस्टडी में लेगा, प्रॉपर्टी को सेल करेगा, या तो वो ऑक्शन से सेल कर सकता है या फिर प्राइवेट सेल भी कर सकता है। चौथा, वो इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। इन्वेस्टिगेशन क्या करेगा कि क्या पुराने डायरेक्टर्स ने कोई फ्रॉड कमिट किया है या नहीं, ये लिक्विडेटर इन्वेस्टिगेट कर सकता है। नेक्स्ट सेक्शन नंबर 35, लिक्विडेटर्स पावर्स, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। वेरीफाई क्लेम्स एंड टेक कस्टडी ऑफ एसेट्स, इवेल्युएट एंड प्रोटेक्ट प्रॉपर्टी, सेल एसेट्स बाय पब्लिक ऑक्शन और प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट। दिस इज इंपॉर्टेंट, एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि अगर एसेट्स उसको सेल करने हैं तो क्या सिर्फ वो पब्लिक ऑक्शन से करेगा? नो, नॉट मैंडेटरी। या तो वो पब्लिक ऑक्शन से कर दे या फिर प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट से भी सेल कर सकता है। इन्वेस्टिगेट फाइनेंशियल अफेयर्स फॉर अवॉइडेंस ट्रांजैक्शंस। नेक्स्ट सेक्शन नंबर 36। अब लिक्विडेशन एसेट्स क्या होती हैं? लिक्विडेशन एस्टेट वो सारी प्रॉपर्टीज होती हैं जिन पे कॉर्पोरेट डेटर का राइट होता है। जब लिक्विडेटर अपॉइंट होता है तो उसका सबसे पहला काम होता है लिक्विडेशन एस्टेट बनाना। अगर हम इसको सिंपलर टर्म्स में समझें, लिक्विडेशन एस्टेट क्या होता है, तो इट इज़ जस्ट लाइक अ तिजोरी, ठीक है। वो तिजोरी जहाँ पे क्रेडिटर्स जो हैं अपना, जिस तिजोरी से जो क्रेडिटर्स हैं अपना पैसा वसूल कर सकते हैं, वो सारी प्रॉपर्टीज एक तिजोरी में एक जगह इकट्ठी कर दी जाती है, जिससे क्रेडिटर्स सारी अपने पेमेंट्स जो हैं, पेमेंट ऑफ डेट्स, वो क्लेम कर सकते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं लिक्विडेशन एस्टेट्स।
अब इस लिक्विडेशन एस्टेट में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज इंक्लूड होती है? पहली, टेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल एसेट्स मतलब लाइक योर लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, जिसको आप सी कर सको, टच कर सको, जो आपको दिखती है, आदि टेंजिबल एसेट्स। देन इनटेंजिबल एसेट्स, विच यू कैन नॉट सी, जैसे आईपीआर, कंपनी के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, जैसे ट्रेडमार्क्स, पेटेंट्स, कॉपीराइट्स। देन आपकी रिकवर्ड एसेट्स, अगर किसी ने कंपनी का पैसा जो है नहीं चुकाया था, लेकिन लिक्विडेटर क्या करता है, लिक्विडेटर उस पैसे को रिकवर कर लेता है, तो ये जो रिकवर्ड एसेट्स है ये भी अब लिक्विडेशन एस्टेट का पार्ट बन जाएगी। देन इज सिक्योर्ड एसेट्स, अगर किसी बैंक ने अपनी सिक्योरिटी लिक्विडेटर को रेलिंक्विश कर दी है, तो वो भी क्या होगा, लिक्विडेशन एस्टेट का पार्ट बन जाएगी। देन योर ओनरशिप राइट्स, वो सारे शेयर्स और सिक्योरिटीज जो कंपनी ने दूसरी कंपनी में इन्वेस्ट किए हैं, ठीक है, अनदर कंपनी में, उस कंपनी में जो इन्वेस्ट किए हैं वो आपके बन जाएंगे लिक्विडेशन एस्टेट का पार्ट। लेकिन इसमें सब्सिडरीज इंक्लूड नहीं होंगी, ये था, हमने देखा कि क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो एक्सक्लूड करी जाती है। वो क्या क्या है? एसेट्स हेल्ड इन ट्रस्ट, अगर कंपनी किसी और के लिए एज ए ट्रस्टी अपॉइंट हुई है, तो अब ये लिक्विडेशन एस्टेट में नहीं जाएगी। दूसरा, एम्प्लॉय वेलफेयर फंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका प्रोविडेंट फंड हो गया, पेंशन फंड हो गया, ग्रेच्युटी फंड हो गया, ये सब इंक्लूड नहीं होता है लिक्विडेशन एस्टेट में, बिकॉज ये जो पैसे हैं वो आपकी एम्प्लॉयज के हैं, क्रेडिटर्स के नहीं है। देन एसेट्स ऑफ सब्सिडरीज, अगर सब्सिडरीज की कोई एसेट्स है वो भी लिक्विडेशन एस्टेट का पार्ट नहीं बनेंगे। देन योर पर्सनल एसेट्स, अगर पार्टनरशिप फर्म है वो लिक्विडेशन में जाती है, तो पार्टनर्स की पर्सनल प्रॉपर्टी, अनलेस पार्टनर्स गारंटर्स नहीं है, तो उस केस में पर्सनल एसेट्स जो है, अनलेस पार्टनर्स गारंटर्स नहीं है, उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी आप लिक्विडेशन एस्टेट में नहीं डाल सकते। अगर गारंटर्स है तो डल जाएगी। देन व्हाट इज लेफ्ट इज बेली एसेट्स, यानी कि वो एसेट्स जो कंपनी को बेल किए गए हैं। से फॉर एग्जांपल एक पर्सन है, उसने अपनी वॉच रिपेयर करनी दी है कंपनी को, तो ये वॉच जो है ये कस्टमर की ही रहेगी, ये लिक्विडेशन एस्टेट में काउंट नहीं होगी। नाउ अवॉइडेंस ट्रांजेक्शंस क्या होती हैं? ये वो ट्रांजेक्शन्स होती है जो इंसॉल्वेंसी शुरू होने से पहले रॉन्ग इंटेंशन से करी गई है। वो ट्रांजेक्शन जो गलत इंटेंशन से करी गई है इंसॉल्वेंसी स्टार्ट होने से पहले, उनको बोलते हैं अवॉइडेंस ट्रांजेक्शंस। अब इनको चैलेंज कौन करता है? इनको चैलेंज करता है लिक्विडेटर। किसके आगे करेगा? एनसीएलटी के सामने करेगा। लिक्विडेटर एनसीएलटी के सामने इनको चैलेंज करके इन ट्रांजेक्शन को करा सकता है रिवर्स। अब कौन कौन सी अवॉइडेंस ट्रांजेक्शंस हैं, तो इनको याद करने के लिए हम कर सकते हैं प्यूफ, PUFE। PUFE से मतलब प्रेफरेंशियल ट्रांजेक्शंस, सेक्शन 43।
देन यू से अंडर वैल्यूड ट्रांजेक्शंस, सेक्शन 45। एफ से फ्रॉडुलेंट ट्रांजेक्शंस या फ्रॉडुलेंट ट्रेडिंग, सेक्शन 66। ई से एक्सटोर्शनेट क्रेडिट ट्रांजेक्शन, सेक्शन 50। So now starting with section number 43, प्रेफरेंशियल ट्रांजेक्शंस। प्रेफरेंशियल ट्रांजेक्शंस क्या होती है? जब कंपनी किसी खास क्रेडिटर को अपने पैसे पहले चुका देती है सो डैट जो बाकी के क्रेडिटर्स हैं उनका नुकसान हो जाए, उसको बोलते हैं प्रेफरेंशियल ट्रांजेक्शंस। लिक्विडेटर ऐसे ट्रांजेक्शंस को कैंसिल करा सकता है। अब अकॉर्डिंग टू सेक्शन 43 एक जो ट्रांजेक्शन है वो प्रेफरेंशियल कब होगी? जब दो कंडीशंस मीट हो। वो दो कंडीशंस क्या हैं? पहला, कंपनी ने अपनी प्रॉपर्टी किसी क्रेडिटर, श्योरिटी या गारंटर को ट्रांसफर करी हो। ठीक है, किसको करी हो? क्रेडिटर, श्योरिटी या गारंटर, इनको प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी हो। किसके लिए करी हो? एंटीसीडेंट डेट के लिए। एंटीसीडेंट डेट के लिए यानी कि पुराने डेट के लिए। एंड इसका रिजल्ट क्या हुआ हो? उस ट्रांजेक्शन की वजह से जिस क्रेडिटर को आपने ट्रांसफर करी है प्रॉपर्टी, उसका वाटरफॉल मैकेनिज्म में जितना उसको पैसा मिलना चाहिए था उससे ज़्यादा उसको पैसा मिल रहा है, तो ये हो जाएगा आपका प्रेफरेंशियल ट्रांजेक्शन। नो, अब इसमें रेलिवेंट टाइम इंपॉर्टेंट है कि ये जो पूरी ट्रांजेक्शन हो रही है ये एक रेलिवेंट टाइम के अंडर होनी चाहिए। अगर रिलेटेड पार्टी है, अगर ट्रांजेक्शन किसी रिलेटिव या रिलेटेड कंपनी के साथ हो रही है तो पिछले 2 साल 2 ईयर्स इंसॉल्वेंसी शुरू होने से पहले का रेलिवेंट टाइम देखेंगे हम, और अदर्स के केस में हम देखेंगे 1 ईयर। लेकिन एक चीज़ याद रखनी है, हर ट्रांजेक्शन जो है प्रेफरेंस ट्रांजेक्शन्स नहीं हो सकती है। अगर एक ट्रांजेक्शन आपने ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में करी है तो वो आपकी प्रेफरेंशियल ट्रांजेक्शन नहीं होगी। दूसरा, अगर न्यू वैल्यू ऐड हुई है, अगर उस ट्रांजेक्शन के बदले कंपनी को न्यू वैल्यू यानी कि कैश या गुड्स मिले हैं तो वो भी वैलिड है। प्रेफरेंशियल ट्रांजेक्शन किस पर अप्लाई करेगी? सिर्फ एंटीसीडेंट डेट पे, क्योंकि यहाँ पे न्यू वैल्यू ऐड हो रही है, ये प्रेजेंट है, पुराना नहीं है, उस केस में ये अप्लाई नहीं करेगा। नाउ सेक्शन नंबर 45, अंडर वैल्यू ट्रांजेक्शंस। अब सेक्शन 45 क्या कहता है? लेट्स सी। अब अंडर वैल्यू ट्रांजेक्शन 2 केसेस में होती है। पहला, आपने क्या किया? आपने प्रॉपर्टी गिफ्ट कर दी, किसी पर्सन को आपने प्रॉपर्टी क्या कर दी? गिफ्ट कर दी है, ये हो गई आपकी अंडर वैल्यू ट्रांजेक्शन। दूसरा आपका होता है कंसिडरेशन टेस्ट। कंपनी ने अपनी एसेट सेल कर दी है, लेकिन जो कंसिडरेशन, जो पैसा उसके बदले में कंपनी को मिला है, वो एसेट की फेयर मार्केट वैल्यू यानी कि असली कीमत से बहुत कम है। तो ये क्या होगा? ये भी होगी आपकी अंडर वैल्यूड ट्रांजेक्शन। अब अगर एग्जाम्पल के थ्रू समझे तो कंपनी है, कंपनी के पास एक फैक्ट्री है जिसकी मार्केट वैल्यू आज के दिन में है 5 करोड़ रुपीस। लेकिन प्रोमोटर ने इंसॉल्वेंसी के 6 मंथ्स पहले क्या किया? प्रोमोटर ने इस फैक्ट्री को सेल कर देते हैं प्रोमोटर अपने ब्रदर इन लॉ को फॉर ₹50 लाख। नाउ दिस इज व्हाट, इसकी फेयर मार्केट वैल्यू थी 5 करोड़ रुपीस,
लेकिन आप कितने में सेल कर रहे हो, 50 लाख रुपीज़ में। दिस इज द अंडर वैल्यू ट्रांजेक्शन। नाउ अगेन अगर टाइमिंग की बात करें, अगेन दिस इज एज सेम एज प्रेफरेंशियल में जैसे था। रिलेटेड पार्टी के केस में हम 2 साल पुराना देखेंगे, अदर्स में हम 1 ईयर का देखेंगे। अब अंडर वैल्यू ट्रांजेक्शन को रिवर्स कराने के लिए एनसीएलटी में एप्लीकेशन कौन फाइल कर सकता है? जनरल रूल क्या होता है, या तो लिक्विडेटर या आरपी एप्लीकेशन फाइल करता है विद एनसीएलटी। लेकिन मान लीजिए लिक्विडेटर ने फाइल ही नहीं किया, लिक्विडेटर सोया हुआ है, उसने फाइल नहीं किया विद एनसीएलटी। अब क्या होगा? तो सेक्शन 47 के अकॉर्डिंग कोई भी क्रेडिटर या मेंबर यानी कि शेयर होल्डर एनसीएलटी को ये इन्फॉर्म कर सकता है कि सर ये देखिए ये एक अंडर वैल्यू ट्रांजेक्शन हुई है एंड आप इसको रिवर्स कर दीजिए। सो इवन द क्रेडिटर एंड मेंबर्स कैन फाइल एप्लीकेशन विद एनसीएलटी फॉर अंडर वैल्यू ट्रांजेक्शन। लेकिन अगर अंडर वैल्यू ट्रांजेक्शन आपकी ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में हुई है, देन इट इज परफेक्टली वैलिड। जैसे इसका एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं? मान लीजिए एक क्लॉथ मर्चेंट है, उसके पास अपना स्टॉक बचा है सर्दियों का, ठीक है, और अब आ गई है समर। तो अब वो क्या करता है, वो एंड ऑफ सीजन सेल निकाल देता है अपने कपड़ों पर 70% डिस्काउंट देता है। सो दिस इज व्हाट, ये ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में वो कर रहा है, दिस इज परफेक्टली वैलिड। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, सेक्शन 66 फ्रॉडुलेंट ट्रेडिंग। फ्रॉडुलेंट ट्रेडिंग कब होगी? जब कंपनी का बिजनेस इस इंटेंट से चलाया गया हो कि क्रेडिटर्स को डिफ्रॉड किया जाए। ठीक है, कंपनी का बिजनेस चलाया जा रहा है विद द इंटेंट टू डिफ्रॉड द क्रेडिटर्स, उस केस में फ्रॉडुलेंट ट्रेडिंग होगी। अब इसमें लाइबिलिटी किसकी बनती है? सिर्फ डायरेक्टर्स की लाइबिलिटी नहीं बनेगी, हर वो पर्सन जो फ्रॉड का पार्ट था उसकी लाइबिलिटी बनेगी। एंड इस केस में एनसीएलटी ऑर्डर दे सकती है कि वो कंपनी के एसेट्स में पर्सनल कंट्रीब्यूशन करे। यहाँ पे जो लाइबिलिटी बन जाती है वो आपकी बन जाती है पर्सनल लाइबिलिटी। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज जो आपको याद रखनी है, यहाँ पे हमने रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन देखा 2 साल चाहिए, ठीक है, हमने अदर्स के केस में 1 ईयर देखा। यहाँ पे कोई लॉक इन पीरियड नहीं होता है, ठीक है, यहाँ पे कोई लुक बैक पीरियड नहीं होता है। चाहे आपकी फ्रॉडुलेंट ट्रेडिंग जो है 5 साल पुरानी है, 10 साल पुरानी है, डजंट मैटर, लिक्विडेटर इसको कभी भी चैलेंज कर सकता है। नाउ नेक्स्ट सेक्शन 50 एक्सटोर्शनेट ट्रांजेक्शंस। एक्सटोर्शनेट ट्रांजेक्शंस क्या होती हैं? इसका मतलब ये होता है कि मान लीजिए एक कंपनी ऑलरेडी प्रॉब्लम्स में है एंड वो जाती है लेंडर के पास में। लेंडर को पता है कि ये कंपनी आज मुसीबत में है तो मैं इससे अच्छा खासा इंटरेस्ट ले सकता हूँ, एंड लेंडर क्या करता है, उसको 50% मोर इंटरेस्ट में लोन ग्रांट कर देता है। दिस इज एक्सटोर्शनेट ट्रांजेक्शन, यानी कि लेंडर एक ऐसी कंडीशन इंपोज कर रहा है जो नॉर्मल मार्केट प्रैक्टिस के अगेंस्ट जा रही है, एंड कंपनी के लिए ये ट्रांजेक्शन है अनफेयर। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू समझे, मार्केट में इंटरेस्ट रेट चल रहा है 12% का, लेकिन लेंडर ने देखा कि कंपनी की हालत तो खराब है, भैया हम एक काम करते हैं, इसको देते हैं 40% इंटरेस्ट रेट पे। क्यों? क्योंकि कंपनी को लेना ही लेना है हमसे, तो ये 40% इंटरेस्ट रेट चार्ज करता है। दिस इज एक्सटोर्शनेट। अब लुक बैक पीरियड यहाँ पे कितना है? यहाँ पे लुक बैक पीरियड है 2 ईयर्स का। 2 साल पुरानी ट्रांजेक्शन्स को एक्सटोर्शनेट डिक्लेयर कर सकती है एनसीएलटी। इसमें एक चीज याद रखनी है, जैसे हमने यहाँ पे देखा था रिलेटेड पार्टी के लिए अलग था, अदर्स के लिए अलग था, यहाँ पे एक्सटोर्शनेट ट्रांजेक्शन में ऐसा कुछ नहीं है, राइट। यहाँ पे लुक बैक पीरियड 2 ईयर्स है। लेकिन एक चीज हमें याद रखनी है, वो ये है कि हर हाई इंटरेस्ट रेट एक्सटोर्शनेट नहीं होता है। कौन कौन से ऐसे ट्रांजेक्शन है जहाँ पे हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट देने के बाद भी
आप एक्सटोर्शनेट नहीं बोल सकते। पहला गवर्नमेंट लोन्स, अगर किसी गवर्नमेंट लॉ के अंडर, अगर किसी लॉ के अंडर कोई लोन दिया गया है तो उसको हम एक्सटोर्शनेट नहीं मानेंगे। देन अगर किसी फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर ने लोन दिया है, जैसे बैंक ने दिया है, एनबीएफसी ने दिया है, अकॉर्डिंग टू आरबीआई गाइडलाइंस, तो ये एक्सटोर्शनेट हम नहीं मानेंगे। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू वाटरफॉल मैकेनिज्म। वाटरफॉल मैकेनिज्म कहाँ दिया हुआ है? इट इज प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 53। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि कंपनी की सारी एसेट्स बिक गई है, तो सबसे पहले पैसा किसको मिलना चाहिए? इसी का आंसर प्रोवाइड करता है सेक्शन नंबर 53 वाटरफॉल मैकेनिज्म। अब इसको वाटरफॉल मैकेनिज्म क्यों बोलते हैं? इसको वाटरफॉल मैकेनिज्म इसीलिए बोलते हैं क्योंकि पैसा ऊपर से नीचे जाता है। जब तक ऊपर वाले को पैसा नहीं मिलेगा तब तक नीचे वाले को पैसा नहीं मिलेगा। पहले ऊपर वाले को मिलेगा, फिर इसको मिलेगा, फिर इसको मिलेगा, फिर इसको मिलेगा, एंड देन लास्ट वाले को मिलेगा। इसीलिए हम इसको बोलते हैं वाटरफॉल मैकेनिज्म। तो आईबीसी ने एक हायरार्की बनाई है जिसके अकॉर्डिंग पैसा डिस्ट्रीब्यूट होगा। प्रायोरिटी 1 किसको दी गई है? प्रायोरिटी 1 दी गई है सीआईआरपी एंड लिक्विडेशन कॉस्ट को। सबसे पहले पैसा जाएगा उन लोगों को जिन्होंने प्रोसेस चलाया है, सीआईआरपी प्रोसेस जिन्होंने चलाया है, जैसे आरपी की फीस, लॉयर्स की फीस एंड लिक्विडेशन कॉस्ट, इनको मिलती है फुल प्रायोरिटी। सबसे पहले पैसा इनको मिलेगा। नेक्स्ट प्रायोरिटी 2 वर्कमैन एंड सिक्योर्ड क्रेडिटर्स। इन दोनों का जो चार्ज होता है वो होता है परिपशु, यानी कि परिपासु का मतलब क्या हुआ? यहां पे 2 लोग हैं एंड एक ही लेवल पर खड़े हैं। परिपशु का मतलब होता है एट इक्वल फुटिंग, एट इक्वल फुटिंग, दे हैव द सेम स्टैंडिंग। वर्कमैन ड्यूज की अगर बात करें तो वर्कमैन ड्यूज कितने? पिछले 24 मंथ्स की पेंडिंग वेजेस, 24 मंथ्स की पेंडिंग वेजेस। सिक्योर्ड क्रेडिटर्स, कौन से सिक्योर्ड क्रेडिटर्स? वो बैंक्स जिन्होंने अपनी सिक्योरिटी, वो क्रेडिटर्स जिन्होंने अपनी सिक्योरिटी रिलिंक्विश कर दी थी, ठीक है, जिन्होंने अपनी सिक्योरिटी रिलिंक्विश कर दी थी, वो लोग इसमें इंक्लूड होंगे, सिर्फ वो सिक्योर्ड क्रेडिटर्स इंक्लूड होंगे। तो इस केस में क्या होगा? इन दोनों को मिलेगा प्रोपोर्शनेटली, प्रोपोर्शनेटली इनको मिलेगा, प्रोपोर्शनेट रेशियो में इन दोनों को मिलेगा। प्रायोरिटी 3 मिलती है एम्प्लॉइज को। एम्प्लॉइज कौन सी? अदर एम्प्लॉइज, यानी कि वो एम्प्लॉइज जो वर्कमैन नहीं है। इनको कितना मिलेगा? इनको मिलेगा 12 मंथ्स के ड्यूज, 12 मंथ्स के ड्यूज मिलता है। इसमें कौन इंक्लूड होगा? आपका स्टाफ इंक्लूड होगा, आपके मैनेजर्स इंक्लूड होंगे। नेक्स्ट प्रायोरिटी 4 अनसिक्योर्ड फाइनेंशियल क्रेडिटर्स। वो लेंडर्स जिनके पास कोई सिक्योरिटी नहीं थी, इनको एम्प्लॉइज के बाद रखा गया है, दे आर ऑन प्रायोरिटी 4। देन प्रायोरिटी 5 पे है गवर्नमेंट ड्यूज एंड अनपेड सिक्योर्ड पोर्शन। यहां पे 2 लोगों को रखा गया है, एक है आपके गवर्नमेंट ड्यूज जैसे इनकम टैक्स, जीएसटी, कितने टाइम के? पिछले 2 ईयर्स के। एंड देन है आपका अनपेड सिक्योर्ड क्रेडिटर्स। अब नाउ यू विल से सिक्योर्ड क्रेडिटर्स हम पहले भी पढ़ चुके हैं, नाउ अगेन सिक्योर्ड क्रेडिटर्स आते हैं। ये वो सिक्योर्ड क्रेडिटर्स है जिन्होंने अपनी रिलिंक्विश नहीं करी सिक्योरिटी। इन्होंने क्या किया? इन्होंने अपनी सिक्योरिटी रिलिंक्विश नहीं करी। इन्होंने क्या किया? इनके पास एक सिक्योरिटी से, फॉर एग्जाम्पल कंपनी ने कुछ अपनी एसेट्स गिरवी रखी बैंक एक्स के पास। बैंक एक्स ये बोलता है इसकी जो डेट थी वो थी 20 करोड़,
बैंक ये बोलता है कि मैं इसको रेलिंक्विश नहीं करूंगा इस सिक्योरिटी को, और ये क्या करता है, इस एसेट को कर देता है सेल, एंड यहां से रिकवर होते हैं उसको 10 करोड़ रुपीस। उसका डेट कितना था, उसका डेट था 20 करोड़ रुपीस। अब क्योंकि वो पूरा अमाउंट रियलाइज नहीं कर पाया, तो अब वो जो 10 करोड़ है वो यहां से उसको मिलेंगे। अगर ये रेलिंक्विश कर देता ये वाली एसेट, अगर ये रेलिंक्विश कर देता, सेल नहीं करता, तो उस केस में क्या होता, उस केस में ये जो बैंक है ये आ जाता प्रायोरिटी 2 पे। बट क्योंकि इसने रेलिंक्विश नहीं की, ये सेल करी, रियलाइज अमाउंट किया 10 करोड़, अब ये आ गया है प्रायोरिटी नंबर 5 पे। नाउ दे विल ऑल्सो गेट प्रोपोर्शनेटली। नेक्स्ट प्रायोरिटी 6, फाइनल रेजिडुअल। अगर कोई भी रिमेनिंग डेट है, जैसे ऑपरेशनल क्रेडिटर्स, जैसे आपके ऑपरेशनल क्रेडिटर्स हैं, उनको रखा गया है प्रायोरिटी 6 पे। एंड देन आते हैं हमारे शेयर होल्डर्स सबसे आखिर में जो पैसा मिलता है वो मिलता है आपके शेयर होल्डर्स को। शेयर होल्डर्स में भी प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पहला पैसा मिलता है, एंड देन मिलता है आपके इक्विटी शेयर होल्डर्स या पार्टनर्स को। अब एक चीज याद रखना कि सेक्शन 53 स्टार्ट होता है नॉन ऑब्स्टेंटे क्लोज से। दैट मीन्स कि सेक्शन 53 स्पेशल प्रोविजन है, एंड इट विल ओवरराइड एनी अदर टैक्स एक्ट। अगर इनकम टैक्स एक्ट में कुछ दिया है, कंपनीज एक्ट में कुछ दिया हुआ है विच इज गोइंग अगेंस्ट सेक्शन 53, तो भी सेक्शन 53 प्रिवेल करेगा। सेक्शन 53 का वॉटरफॉल मैकेनिज्म फाइनल है। तो अगर समरीली देखें तो पहले क्या होगा, पहले कॉस्ट दी जाएगी CIRP और लिक्विडेशन की, देन वर्कमैन कंपनसेशन 24 मंथ्स, एंड सिक्योर्ड क्रेडिटर्स की पेमेंट, देन एम्प्लॉयज की पेमेंट 12 मंथ, then unsecured financial creditor, then government dues 2 years, and unpaid secured creditor, then आपका OCs, and then is your shareholders. नेक्स्ट सेक्शन नंबर 54, डिसोल्यूशन। अब डिसोल्यूशन का मतलब क्या है, डिसोल्यूशन का मतलब है कंपनी की एग्जिस्टेंस खत्म करना। नाउ द एग्जिस्टेंस ऑफ कंपनी कम्स टू एन एंड बाय डिसोल्यूशन। अब लिक्विडेशन और डिसोल्यूशन में फर्क क्या होता है, लिक्विडेशन प्रोसेस है जहां पे आप एसेट्स को सेल करते हो, एंड डिसोल्यूशन में क्या होता है, डिसोल्यूशन से जो लीगल एग्जिस्टेंस है कंपनी की वो खत्म हो जाती है, ROC से नाम हट जाता है कंपनी का। नाउ एज पर सेक्शन 54 डिसोल्यूशन कैसे होगा, पहला लिक्विडेटर जो है एप्लीकेशन फाइल करेगा, जब कॉर्पोरेट डेटर के सारे एसेट्स लिक्विडेट हो जाते हैं तो लिक्विडेटर NCLT के पास एप्लीकेशन देगा फॉर डिसोल्यूशन। देन एक फाइनल रिपोर्ट देता है लिक्विडेटर, जिसमें मेंशन होता है कि कितना पैसा आया एंड किसको कितना डिस्ट्रीब्यूट किया गया एज पर सेक्शन 53 वॉटरफॉल मैकेनिज्म। देन आता है NCLT का ऑर्डर। अगर NCLT सेटिस्फाई हो जाती है कि लिक्विडेशन प्रॉपर तरीके से हुआ है तो वो डिसोल्यूशन ऑर्डर पास कर देगी। देन इफेक्टिव डेट कब होगी NCLT ऑर्डर की, जिस दिन NCLT ऑर्डर को साइन करती है उसी दिन से जो कॉर्पोरेट डेटर है वो लीगली डिसॉल्व हो जाती है। अब क्या होगा, NCLT के ऑर्डर की कॉपी विद इन 7 डेज भेजी जाती है टू दी ROC, एंड ROC फिर अब क्या करेगा, जो कंपनी का नाम है वो अपने रिकॉर्ड से स्ट्राइक ऑफ कर देगा। नाउ चैप्टर नंबर 4, फास्ट ट्रैक CIRP। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम।
अब फास्ट ट्रैक CIRP में क्या होता है, जो चीज़ें हैं CIRP का प्रोसेस जो होता है वो कम होता है, आप जल्दी CIRP कंप्लीट कर पाते हो। इसमें जनरली जो लेस कॉम्प्लेक्स मैटर्स आपके होते हैं उनके लिए फास्ट ट्रैक CIRP है। तो किन केसेस में आप फास्ट ट्रैक CIRP की तरफ जा सकते हो? स्मॉल कंपनीज के केस में, जो कि आपकी कंपनीज एक्ट 2013 में डिफाइन है। स्टार्टअप्स के केस में, स्टार्टअप्स अदर देन पार्टनरशिप फर्म्स जो गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज किए हैं उनके केस में आप फास्ट ट्रैक CIRP कर सकते हो। देन अनलिस्टेड कंपनीज जिसकी टोटल एसेट्स जो है एक सर्टेन लिमिट, करंटली इट इज़ ₹1 CR, इससे कम है तो भी आप फास्ट ट्रैक CIRP की तरफ जा सकते हैं। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, नॉर्मल CIRP और फास्ट ट्रैक CIRP में? जो फास्ट ट्रैक CIRP है इसकी टाइमिंग में फ़र्क है। फास्ट ट्रैक CIRP को आपको कंप्लीट करना होता है 90 डेज़ के अंदर अंदर, मैंडेटरी है, प्लस आप 45 डेज़ का एक्सटेंशन जो है आपको मिल सकता है। अब एक्सटेंशन के लिए अप्लाई कौन करता है? एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करता है रेजोल्यूशन प्रोफेशनल। एक्सटेंशन अगेन सिर्फ एक बार मिलती है, वो भी 45 डेज़ के लिए आपको एक्सटेंशन मिल सकती है। मतलब टोटल टाइम लिमिट कितना हुआ? 90 + 45 = 135 डेज मैक्सिमम। अब जो RP है वो एप्लीकेशन फाइल करता है फॉर एक्सटेंशन विद NCLT, लेकिन RP खुद से नहीं फाइल कर सकता है। इसके लिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, याद रखना, COC अप्रूव करेगा ऐसे रेजोल्यूशन को एक्सटेंशन के लिए, एंड उसके लिए कम से कम पास करना होगा रेजोल्यूशन बाय 75% ऑफ वोटिंग शेयर। नॉर्मल CIRP में कितना चाहिए था? नॉर्मल CIRP में चाहिए था 66% एक्सटेंशन के लिए, लेकिन यहाँ पे अगर फास्ट ट्रैक CIRP है तो आपको चाहिए 75% वोटिंग शेयर। देन आपका जो प्रोसेस है वो कैसे रहता है? प्रोसेस बिल्कुल सेम है जैसे आपका नॉर्मल CIRP में होता है। एप्लीकेशन फाइल होती है, IRP या RP अपॉइंट होता है, मोरेटोरियम डिक्लेयर होता है, COC बनती है, रेजोल्यूशन प्लान इन्वाइट किया जाता है, सेम प्रोसेस जो आपका CIRP में है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू सेक्शन नंबर 59, वॉलंटरी लिक्विडेशन। अब सेक्शन 59 ये कहता है कि कोई भी कॉर्पोरेट पर्सन या तो कंपनी या LLP जिसने डिफॉल्ट कमिट नहीं किया है वो अपनी मर्जी से लिक्विडेशन इनिशिएट कर सकती है। अब इसके लिए 2 कंडीशंस आपको सेटिस्फाई करनी है। पहली, जो आपकी कंपनी है वो सोलवेंट होनी चाहिए, मतलब उसके पास इतने एसेट्स होने चाहिए कि वो अपने डेट्स रीपे कर पाए। सेकेंड, लिक्विडेशन मस्ट नॉट बी डन विद द इंटेंट टू डिफ्रॉड क्रेडिटर्स। डिफ्रॉडिंग द क्रेडिटर्स का इंटेंशन नहीं होना चाहिए फॉर लिक्विडेशन। अब जब आप इनिशिएट कर रहे हो वॉलंटरी लिक्विडेशन तो आपको देना पड़ता है डेक्लरेशन ऑफ सोल्वेंसी। डेक्लरेशन ऑफ सोल्वेंसी देंगे, किस पे जाता है? ये एफिडेविट पे जाता है, ठीक है। दिस इज गिवन ऑन एफिडेविट बाय मेजोरिटी ऑफ डायरेक्टर्स, अब इसके साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगाने पड़ते हैं? इस डेक्लरेशन के साथ आपको लगाने पड़ेंगे 2 years की ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड एसेट्स की वैल्यूएशन रिपोर्ट। अब सिर्फ डायरेक्टर्स के कहने पे काम नहीं चलेगा, इन्होंने डेक्लरेशन फाइल कर दी। अब क्या होगा? शेयर होल्डर्स की मीटिंग बुलानी पड़ेगी विद इन 4 वीक्स। विद इन 4 वीक्स क्या कराना पड़ेगा? आपको शेयर होल्डर्स की मीटिंग बुलानी पड़ेगी एंड स्पेशल रेजोल्यूशन से, यानी कि 75% मेजोरिटी से रेजोल्यूशन आपको पास कराना पड़ेगा फॉर वॉलंटरी लिक्विडेशन। अगर कंपनी के ऊपर डेट है, क्रेडिटर अप्रूवल, अगर कंपनी पर कोई डेट है तो जिन क्रेडिटर्स का 2/3 इन वैल्यू डेट है उन्हें रेजोल्यूशन पास करना होगा विद इन 7 डेज, ठीक है। ये जो रेजोल्यूशन पास हुआ है इसको अप्रूव करना होगा क्रेडिटर्स को जिनका 2/3 ऑफ क्रेडिट वैल्यू है। 7 दिन के अंदर अंदर ये रेजोल्यूशन पास हुआ, इसके पास होने के 7 दिन के अंदर अंदर आपको क्रेडिटर से अप्रूवल लेना पड़ेगा। अब रेजोल्यूशन पास होने के बाद 7 डेज के अंदर अंदर ROC एंड IBBI को इन्फॉर्म करेंगे। इसके बाद कंपनी एक इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल को एज ए लिक्विडेटर अपॉइंट करेगी जो कि आपका सारा प्रोसेस हैंडल करेगा। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 6 एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी की ज्यूरिसडिक्शन से डील करता है। सेक्शन नंबर 60 ज्यूरिसडिक्शन।
सबसे पहले क्या है, सबसे पहले ये है कि जुरिस्डिक्शन कैसे डिसाइड होगी। रूल ये है कि एप्लीकेशन उस एनसीएलटी बेंच में फाइल होगी, एप्लीकेशन उस एनसीएलटी बेंच में फाइल होगी जहां कॉर्पोरेट डेटर का रजिस्टर्ड ऑफिस सिचुएटेड है। रजिस्टर्ड ऑफिस जहां पे सिचुएटेड है वहां के बेंच में एनसीएलटी के पास में एप्लीकेशन फाइल करेंगे। एग्जाम्पल, अगर कॉर्पोरेट डेटर का हेड ऑफिस है मुंबई में, तो इस केस में एनसीएलटी मुंबई में एप्लीकेशन फाइल होगी। अब सेकंड क्या है, जुरिस्डिक्शन कैसे बनती है इंडिविजुअल्स के केस में। इंडिविजुअल के केस में जो जुरिस्डिक्शन बनती है वो बनती है डीआरटी की। लेकिन अगर कॉर्पोरेट डेटर है, इसका सीआईआरपी या लिक्विडेशन एनसीएलटी के पास चल रहा है, तो जो पर्सनल गारंटर होगा तो ये भी चलेगा एनसीएलटी के पास में। नाउ सेक्शन 61 एंड 62 डील करता है अपील से। एनसीएलटी से अपील जाती है एनसीएलएटी पे, विद इन 30 डेज प्लस 15 डेज का आपको एक्सटेंशन मिल जाता है। एनसीएलएटी से अपील जाती है सुप्रीम कोर्ट को, विद इन 45 डेज प्लस आपको 15 डेज का मिल जाता है एक्सटेंशन। सुप्रीम कोर्ट में जो अपील जाएगी एनसीएलएटी पे वो ओनली ऑन क्वेश्चन ऑफ लॉ जाएगी, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट पे कोई अपील नहीं जाएगी। नेक्स्ट, सेक्शन 63 सिविल कोर्ट बार। No civil court shall have jurisdiction to entertain any suit or proceeding in respect of any matter on which NCLT or NCLAT has jurisdiction. वो केसेस जिन पर NCLT या NCLAT की जुरिस्डिक्शन है, उस केस में आप वो केस जनरल सिविल कोर्ट के पास नहीं लेके जा सकते हो। सिविल कोर्ट्स आर बार्ड, ठीक है, सिविल कोर्ट्स बार्ड है टू एंटरटेन सच सूट और प्रोसीडिंग्स। ये जो एप्लीकेशंस है वो सिर्फ NCLT या NCLAT के पास ही जाएगी। नेक्स्ट, सेक्शन नंबर 66 फ्रॉडुलेंट ट्रेडिंग, ये हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। इफ बिजनेस कैरिड ऑन विद इंटेंट टू डिफ्रॉड क्रेडिटर्स, एनसीएलटी कैन ऑर्डर पर्सन्स नोइंगली पार्टी टू इट टू मेक कंट्रीब्यूशन टू एसेट। यहाँ पे पर्सनल लाइबिलिटी बन जाती है। अप्लाइज टू डायरेक्टर्स और पार्टनर हु न्यू ऑफ इंसॉल्वेंसी रिस्क एंड फेल्ड इन ड्यू डिलीजेंस, जिनको पता था कि इंसॉल्वेंसी रिस्क इन्वॉल्व है लेकिन फिर भी वो ड्यू डिलीजेंस नहीं कंडक्ट करते हैं। देन ऑफेंसेज एंड पेनल्टीज, चैप्टर नंबर 7, 68 to 71 डील्स विद मिसकंडक्ट। कंसीलमेंट ऑफ प्रॉपर्टी के केस में 3 to 5 ईयर्स ऑफ इम्प्रिजनमेंट आपको मिल सकती है, प्लस 1 लाख से लेके 1 करोड़ तक का आपको फाइन लग सकता है। डिफ्रॉडिंग क्रेडिटर सेक्शन नंबर 69 के केस में 1 to 5 ईयर्स ऑफ इम्प्रिजनमेंट एंड 1 लाख to 1 करोड़ ऑफ फाइन। फॉल्सिफिकेशन ऑफ बुक्स सेक्शन नंबर 71, 3 to 5 ईयर्स ऑफ इम्प्रिजनमेंट एंड 1 लाख to 1 CR फाइन। सेक्शन नंबर 74 मोरेटोरियम ब्रीच, अगर कॉर्पोरेट डेटर या उसका कोई भी ऑफिसर इंटेंशनली मोरेटोरियम के प्रोविजन को वायलेट करता है, जैसे कि एसेट सेल करता है या सिक्योरिटीज ट्रांसफर करता है, तो मिनिमम 3 ईयर्स ऑफ इम्प्रिजनमेंट एंड अप टू 5 ईयर्स ऑफ इम्प्रिजनमेंट हो सकती है। फाइन 1 लाख to ₹3 लाख तक लगाया जा सकता है। अगर क्रेडिटर वायलेट करता है तो 1 to 5 ईयर्स ऑफ इम्प्रिजनमेंट एंड 1 लाख to 1 करोड़ ऑफ फाइन लग सकता है। Now section 238 overriding effect, the provisions of this code shall have effect notwithstanding anything inconsistent therewith contained in any other law for time being in force। ये है आपका नॉन ऑब्स्टेंटिव क्लॉज, यानी कि आईबीसी एक स्पेशल प्रोविजन है एंड कहीं भी अगर आईबीसी एंड किसी और लॉ के बीच में अगर इनकंसिस्टेंसी होगी तो आईबीसी विल प्रिवेल, ठीक है, आईबीसी उस केस में प्रिवेल करेगा। दिस इज प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 238। सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडे। हमने आईबीसी जो है पूरा कवर कर लिया है। इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन कमेंट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड ज्वाइन आवर टेलीग्राम ग्रुप, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।